यस सर। यस सर। ओके, चलो आज बात करके हम हमारा ये ओबीसी का लास्ट क्लास होगा। हमने बात करेंगे रिगार्डिंग ऑक्सीटोसिस। ये वाला थ्योरी क्लास किए हो? यस यस सर। सर। ओके फाइन। तो इसमें बहुत सारे हमने एमसीक्यू डिस्कशन किया है। बस विल डिस्कस फ्यू मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा जो एडिशनल एमसीक्यूज है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। तो पहले ऑक्सीटोसिस क्या होता है वो पहले बता दो, अगर पढ़े हो तो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीटोसिस? Contraction of uterine muscle. इसका मतलब क्या हुआ? सो द ड्रग व्हिच causes the contraction of the uterine muscles, right? So oxytocins are the drugs which causes the contraction of the uterine muscle. So how many types of oxytocins are there? What are the types? Tell me. Three. Oxytocin, ergot, Three types. related One is disease, called oxytocin, prostaglandin, Oxytocin, ergot oxytocin. Number ergot two, derivatives, ergot prostaglandin. derivatives, derivatives. Ergot और derivatives. prostaglandin. ठीक है। एंड नंबर थर्ड इज ऑफ पीजी, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि बेसिकली हम क्या देते हैं? PGE1 एंड PGE2 मोस्ट कॉमनली। इससे progesterone diabetes. हाँ, सो डाई मतलब मैंने क्या बोला था? डायनोप्रोस्टॉन मतलब डाई मतलब क्या? टू। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? जो PGE2 है दैट इज कॉल्ड एज डायनोप्रोस्टॉन। क्यों? यू E2 मतलब क्या? टू यहाँ पे है ना, जो जहाँ पे कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ कि मिसोप्रोस्टॉन एंड डायनोप्रोस्टॉन क्या क्या है, तो मैंने ऐसे निकाला ट्रिक कि टू मतलब डाई, इसका मतलब है ये डेफिनेटली डायनोप्रोस्टॉन है। एंड मिसोप्रोस्टॉन क्या होगा? इज वन। ठीक है, सो दिस आर द you can say यूटेरोटॉनिक्स या फिर you can say the oxytocics। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो काम करता है वो है क्या? दिस आर कॉल्ड टोकोलाइटिक्स। टोकोलाइटिक्स एंड ऑक्सीटोसिस, दिस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑक्सीटोसिस, ठीक है, टोकोलाइटिक्स का काम है क्या? टू डिक्रीज द यूटेराइन कंट्रैक्शन। Contraction. ठीक है, एंड ऑक्सीटोसिस का काम क्या होता है? दिस विल इंक्रीज द यूटेराइन कंट्रैक्शन। यूटेराइन कंट्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं बोलूं यूट्राइन कंट्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए जो टोकोलाइटिक्स दिया जाता है, तो वो कौन सा केस में दिया जाता है? मोस्ट कॉमनली जब डिलीवरी हम नहीं चाहते और वहां पे कंट्रैक्शन शुरू हो गया। मान के चलते हैं जैसे प्री टर्म लेबर हो, ठीक है ना, वो मतलब हम चाहते हैं 37 वीक्स के आगे जाके कभी भी कंट्रैक्शन हो, हम चाहेंगे कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टर्म बच्चा है एंड विल गो फॉर द डिलीवरी। बट मान के चलते हैं अगर किसी का 28 वीक्स में 30 वीक्स में अगर शुरू हो गया कंट्रैक्शन, दिस आर कॉल्ड एज द प्री टर्म लेबर। So in that case, we do not want कि there should be any kind of contraction. So we'll try to, I mean, subside or we'll try to decrease the contraction। है ये ना बोलो? सो हम कंट्रैक्शन को रोकना चाहेंगे और विल ट्राई टू स्टॉप द कंट्रैक्शन बाय यूजिंग द टोकोलाइटिक्स एंड द मोस्ट important is your nifedipine। We can use nifedipine and number two we can use magnesium sulfate as well। Sulfur. ठीक है, सो द मोस्ट कॉमनली यूज टोकोलाइटिक्स आर दिस टू। सो यहाँ पे टोकोलाइटिक्स वो है जो कि यूट्राइन मसल का कंट्रैक्शन को रोकना चाहता है, ठीक है ना। एंड ऑक्सीटोसिस इसका अपोजिट है जो यूट्राइन मसल के कंट्रैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट आर द यूज? ऑक्सीटोसिस को हम कब यूज करेंगे? नंबर वन, जैसे कि एग्जांपल The के तौर Indian sleeper. कब हम चाहते हैं कि यूट्राइन कंट्रैक्शन हो? कब चाहेंगे? जब मान के चलते हैं किसी का मतलब क्या हुआ, डिलीवरी का टाइम हो गया है और कंट्रैक्शन नहीं हो रहा, मतलब उतना अच्छा से कंट्रैक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना। डायलेशन हुआ है, सर्वाइकल डायलेशन हुआ, पर उतना कंट्रैक्शन नहीं हो रहा कि मतलब बच्चा बाहर आ जाए। तो थोड़ा सा अगर हेल्प मिल जाएगा तो क्या होगा, यूट्राइन थोड़ा सा और यूट्रस से अगर थोड़ा सा कंट्रैक्शन होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो केस में अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ ये प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, तो हम चाहेंगे कि ये जल्दी से हो जाए, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ, अगर प्रोलॉन्ग लेबर होगा ना तो फिर प्रॉब्लम दोनों को है। एक तो मैटरनल एग्जॉस्टेशन होगा, नंबर टू क्या होगा,
देयर विल बी पेन, जहाँ पर मदर को बियर करना भी डिफिकल्ट होगा। नंबर सेकंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फिटल डिस्ट्रेस। तो हम वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि प्रोलंग लेबर हो, तो प्रोलंग लेबर को हम रोकना चाहेंगे। सो मतलब जल्दी कराना चाहेंगे। प्रोलंग लेबर कब बोलेंगे? व्हेन देयर विल बी मोर देन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज combiningly will be more than 18 hours. That will be called as what? The prolonged labor. तो ये वाला केस में, Prolonged labor. ठीक है ना, तो ये वाला केस में हम चाहेंगे कि वो जल्दी हो जाए। तो यूट्राइन कंट्रैक्शन में कंट्रैक्शन कराने के लिए क्या देना चाहिए? पहला हमारा जो ऑप्शन रहता है वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक, इसका दो वेराइटी आता है क्या? एक है सिंटोसिनन आता है, सिंटोसिनन, Pitocin. हाँ, एंड और एक आता है पिटोसिन। ठीक है, दोनों में ऑक्सीटोसिन है, ठीक है ना, कोई भी चला सकते हैं। मोस्ट कॉमनली वी आर यूजिंग द सिंटोसिनन, जहां पर कितना रहता है? कौन बोलेगा? 5 इंटरनेशनल यूनिट पर 1 ml। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीटोसिन का डोज रहता है 5 इंटरनेशनल यूनिट पर 1 ml। सो बेसिकली अगर बात करें ऑक्सीटोसिन के रिगार्डिंग, तो ये सिंटोसिनन और पिटोसिन ये दोनों हम देते हैं टू इंड्यूस लेबर, लेबर इंड्यूस कराने के लिए देते हैं। या फिर मतलब ये मान के चलो अगर किसी का अबॉर्शन कराना है, जल्दी कराना, तो टू एक्सेलरेट द अबॉर्शन वी आर यूजिंग दिस ऑक्सीटोसिन। आई थिंक सो कि ये सारे क्लासेस में मैंने थ्योरी वाला क्लासेस में बताया हुआ है, बताया हुआ है तो Yes, sir. Yes, sir. चलो। एंड देयर इज अ क्लियर डिफरेंस ऑक्सीटोसिन का, दो वेराइटी अगर मैं बोलूं, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा एग्जांपल के तौर पर, जैसे ऑक्सीटोसिन एंड एर्गोमेट्रिन के बीच में क्या डिफरेंस है, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के बीच में क्या डिफरेंस है। कुछ बेसिक फंडा मैं बताऊंगा जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर मैं कंपैरिजन के तौर पर बोलूं, ये मैंने क्लास में आई थिंक तो बताया हुआ है, पर यहाँ मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। ऑक्सीटोसिन एंड एर्गोमेट्रिन, कौन बताएगा इनके बीच में ना जो कंट्रैक्शन का डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो क्लियर डिफरेंस है वो क्या है, कौन बताएगा? ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों करता है, बट एर्गोमेट्रिन मतलब जल्दी जल्दी रिलैक्स नहीं करता है, कंट्रैक्शन वेरी गुड, वेरी गुड। कंटिन्यूस ऑक्सीटोसिन करता का मान के चलते ये हो गया हमारा बेसलाइन, ठीक है ना। तो अगर कंट्रैक्शन को हम ये मानेंगे, ये हो गया कंट्रैक्शन, और नीचे जब आता है वो मान के चलते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ऑक्सीटोसिन कराएगा पहले तो कंट्रैक्शन कराएगा, ऐसे जाएगा कंट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन, फिर क्या होगा? कंट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, रिलैक्स, ऐसे जाएगा। लेकिन एर्गोमेट्रिन में प्रॉब्लम क्या है? एर्गोमेट्रिन में वो प्रॉब्लम है कि ये रिलैक्सेशन करने नहीं देता मतलब यूट्रस को। ये अगर बेसलाइन है तो ये कंट्रैक्शन मतलब कंटिन्यूअसली होता रहता है, मतलब कभी भी रिलैक्सेशन होने के लिए अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस है ऑक्सीटोसिन एंड एर्गोमेट्रिन में। सो देयर विल बी कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन when you are administering ergometry, whereas when you are administering oxytocin there will be pulsatile in the sense एक बार कंट्रैक्शन हुआ और दोबारा रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। so these are the differences between oxytocin and ergometry. That's why oxytocin can be administered to induce labor whereas ergometrin cannot be, ठीक है ना। दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, क्या? एक बढ़िया डिफरेंस है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, Induction इंडक्शन of labor. The लेबर, induction of labor is used. इसका मतलब क्या? जब बच्चा अंदर है, हम चाहते हैं कि बच्चा बाहर आ जाए, तब क्या होगा? वेल एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन। इसमें क्या होगा? एक बार कंट्रैक्शन हुआ, बच्चा थोड़ा सा नीचे, जब रिलैक्सेशन हुआ थोड़ा सा यूट्रस को टाइम मिल जाएगा, सर्विक्स को टाइम मिलेगा थोड़ा सा क्या होने के लिए, मतलब डायलेट होने के लिए, एंड देन देयर विल बी अनदर कंट्रैक्शन। तो इसमें फिटल डिस्ट्रेस नहीं होगा, बच्चा को थोड़ा सा ब्लड फ्लो मतलब चलता रहता है। जब रिलैक्सेशन होगा ना उस टाइम पे बच्चे को थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा, ब्लड फ्लो थोड़ा सा बच्चे को हो जाएगा। अगर ये पूरा कंट्रैक्शन होके रहता है तो ब्लड फ्लो तो एक बच्चे को नहीं होगा, ठीक है ना, कंट्रैक्शन होके रुक जाएगा ना फिर। तो प्लासेंटा यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीटली इम्पेयर्ड होगा, प्लासेंटा से ब्लड फ्लो तो बंद हो जाएगा पहले, नंबर 2 बच्चे के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो फीटल डिस्ट्रेस होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है
अगर एर्गोमेट्रिन दिया जाता है, सो इट इज नॉट एट ऑल इंडिकेटेड कि तुम एर्गोमेट्रिन इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए दो। जब तक बच्चा अंदर है, एर्गोमेट्रिन इज कंट्राइंडिकेटेड, कभी भी मत दो, क्योंकि अगर दे दिया तो यूट्रस कंट्रैक्ट होकर रह जाएगा, बच्चा बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना? सो एर्गोमेट्रिन इज कंट्राइंडिकेटेड, यू शुड रिमेंबर दिस, कंट्राइंडिकेटेड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। बात समझ रहे हो? सो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन एर्गोमेट्रिन एंड ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे अगर मैं बोलूं आफ्टर डिलीवरी, प्लासेंटा डिलीवरी, मतलब मान के चलते हैं हो गया, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन सा बेहतर है? विल से दिस इज योर एर्गोमेट्रिन। ठीक है ना? क्योंकि कंट्रैक्ट करा के रखेगा, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए बेहतर कौन सा है? एर्गोमेट्रिन। बात समझ रहे हो क्या? आफ्टर डिलीवरी, sir. Yes, sir. after delivery of the placenta, ergometry is best to stop the bleeding. ठीक है ना? Best to stop the bleeding. ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर ऑक्सीटोसिन देते हैं इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन। लेकिन ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, इसका मतलब नहीं कि एर्गोमेट्रिन हर जगह पे दिया जा रहा है। ऑक्सीटोसिन को भी हम दे सकते हैं, बट एर्गोमेट्रिन इज बेस्ट। ठीक है ना? ऑक्सीटोसिन कैन बी गिवन आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा टू स्टॉप द ब्लीडिंग, बट एर्गोमेट्रिन जहां पे ऑक्सीटोसिन काम नहीं किया वो जगह पे एर्गोमेट्रिन दे सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, ये बोलो। Yes, Yes, sir. sir. चलो, so now let's talk about कि ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है? ऑक्सीटोसिन मैंने क्या बोला? दिस विल कॉज कंट्रैक्शन एंड देन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, then relaxation, contraction, relaxation. Prostaglandin also causes contraction, but most commonly, the important indication of the prostaglandin is to soften the cervix. What is this called? This is called, जल्दी बताओ, what is this called? This is called cervical ripening. Cervical ripening. ठीक है? जहां पर सर्विक्स सॉफ्ट होता है वहां पे काम करता है कौन सा? ये प्रोस्टाग्लैंडिन काम करता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? दिस इज फॉर सर्वाइकल डायलेशन एंड इफासमेंट। मोस्ट कॉमनली सर्विक्स का डायलेशन कराने के लिए हम लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं, पर सर्विक्स को सॉफ्ट कराने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है। इज इट क्लियर? दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? Yes, समझ में आ sir. रहा है क्या? Yes, चलो sir. आगे Yes, बढ़ते sir. हैं, एमसीक्यू समझते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, बिकॉज द सर्वाइकल इफासमेंट एंड डायलेशन आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन अ पेशेंट इन लेबर, द डॉक्टर ऑर्डर्स आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। जब हम आईवी देते हैं तो मोस्ट कॉमनली कितना देते हैं? वी आर एडमिनिस्टरिंग 10 इंटरनेशनल यूनिट। मतलब बेसिकली नहीं, ये आईवी, मतलब आईवी से ज्यादा आजकल जो एक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है वो हम बेसिकली आईएम दिया जाता है। आईएम देते हैं 10 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है ना? इसका मतलब क्या? 2 वायल दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, मतलब 2 ml। ठीक है ना? आईएम दिया जाता है। एनीवे, सो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन, दैट इज पिटोसिन, एडवाइस किया गया देने के लिए। Why should the nurse monitor the patient's fluid intake and output closely during oxytocin administration? अगर ऑक्सीटोसिन दिया गया, हमें क्यों क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए फ्लूइड इनटेक के रिगार्डिंग? A oxytocin causes water intoxication. B, oxytocin causes excessive thirst. C, oxytocin is toxic to the kidney. D, oxytocin has a diuretic effect. Option A. Sir, Oxytocin causes oxytocin causes water intoxication. Okay, so पहले हम ये समझ लेंगे, हमें पता है, मैंने बताया था what are the dangers of oxytocin, डेंजर्स के रिगार्डिंग बताया था, राइट? सो नंबर 1 डेंजर क्या था? नंबर 1 यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। uterine hyperstimulation. हाँ, मतलब ये बोल सकते हो यूटेरो, मतलब यूट्रस का कंट्रैक्शन ज्यादा करके रख लेना,
यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन, ठीक है ना। नंबर 2 क्या, यूट्राइन रप्चर, यूट्राइन रप्चर। नंबर 3 क्या था, वाटर इंटॉक्सिकेशन, वाटर इंटॉक्सिकेशन। नंबर 4 क्या था, एंटी डायबिटिक इफेक्ट, है ना बोलो। सो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हैज अ डायबिटिक इफेक्ट, इसको पहले हटा देते हैं। क्यों हटाएंगे, क्योंकि इसका क्या इफेक्ट रहता है, एंटी डायबिटिक इफेक्ट, है ना बोलो, दिस इज एंटी डायबिटिक इफेक्ट, ठीक है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हैज अ डायबिटिक इफेक्ट, नो, इट हैज अ एंटी डायबिटिक इफेक्ट, जिसके वजह से क्या होगा, एंटी डायबिटिक मतलब क्या, एंटी मतलब अगेंस्ट, डायलिसिस मतलब यूरिनेशन, ये यूरिनेशन के अगेंस्ट है, मतलब अंदर वाटर को पूरा रख लेता है। कब होगा, when we are administering more than 30 to 40 international unit per minute, तब क्या होगा, when the dose of the oxytocin will be more than 30 to 40 international unit per minute, it causes water intoxication, मतलब there will be accumulation of more water in the body, so D is definitely not the answer, so there will be accumulation of the water called water intoxication, राइट। अभी ऑक्सीटोसिन कॉजेस एक्सेसिव थर्स्ट, डेफिनेटली नॉट। क्यों, ये वाटर इंटॉक्सिकेशन करता है, बॉडी के अंदर ज्यादा क्या करता है, पानी रख लेता है, तो इसमें थर्स्ट होने का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या ना बोलो, कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। Yes, sir. No. अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन इज टॉक्सिक टू द किडनी, नो, डेफिनेटली नॉट, ये टॉक्सिक नहीं है, ठीक है ना, किडनी के लिए कोई टॉक्सिक नहीं है, लेकिन यह वाटर को रिअब्जॉर्ब करके रख लेता है, बट इट इज नॉट टॉक्सिक टू द किडनी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज जो आता है वाटर इंटॉक्सिकेशन के साथ, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द वाटर इंटॉक्सिकेशन, क्या बोला था मैंने, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। नंबर 1, जब पानी बॉडी के अंदर, मान के चलते हैं हमारा बॉडी के अंदर ना इतना पानी था, यहाँ तक पानी था, ठीक है, और इसके अंदर मान के चलते हैं कितना था, 10 सोडियम था, इतना तक पानी था। अभी पानी यहाँ पे थोड़ा बॉडी के अंदर बढ़ गया, मान के चलते हैं इतना तक बढ़ गया, जो ग्रीन लाइन है अभी यहाँ तक बढ़ गया। पहले था, मान के चलते हैं हमारा बॉडी के अंदर 5 लीटर का वाटर था, उसके अंदर 10 सोडियम था, अब यहाँ पे 1 लीटर बढ़ गया, मान के चलते हैं 1 लीटर इतना है, और ये हो गया टोटल कितना, 6 लीटर। वही सोडियम कितना है बताओ, 10। अब यहाँ पे 5 लीटर में 10 सोडियम एंड 6 लीटर में 10 सोडियम, तो ज्यादा डाइल्यूटेड कौन सा है, जब वाटर बढ़ गया तो सोडियम का कंपैरिजन के तौर पर अगर देखें तो सोडियम का जो क्वांटिटी है पर 6 लीटर विल बी लेस कंपेयर टू द 5 लीटर में 10 सोडियम है, मतलब 1 लीटर में 2 होना चाहिए, है ना बोलो, 1 लीटर में 2 होना चाहिए सोडियम, लेकिन यहाँ पे 6 लीटर में अगर 2 सोडियम है तो 1 लीटर में कितना होगा, विल बी लेस देन 2, है ना बोलो, है ना बोलो, Yes, sir. डेफिनेटली। सो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम डाइल्यूटेड हो गया, तो हर, मतलब ये चाहे सोडियम तुम लो, तुम पोटासियम लो, हर चीज क्या होगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन वाला केस में सारे डाइल्यूटेड हो जाएगा। तुम जितना ब्लड लोगे, ब्लड पूरा तो पानी पानी है, इसके अंदर क्या होगा, सारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है दैट विल बी लेस देन नॉर्मल, ठीक है ना, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी लेस देन नॉर्मल। सो नाउ इन दिस केस द क्लिनिकल फीचर विल बी हाइपोनाट्रेमिया, हाइपोनाट्रेमिया, राइट। और नाइट्रेमिया मतलब क्या, सोडियम का नॉर्मल रेंज कितना आता है, कौन बोलेगा, 135 135 to 140. 135 to 135 to 145. मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। सो 135 to 145 हाइपोनाट्रेमिया मतलब क्या, व्हेन इट विल बी लेस देन 135 विल बी कॉल्ड एज हाइपोनाट्रेमिया। सो क्लिनिकल फीचर हाइपोनाट्रेमिया, और हाइपोनाट्रेमिया सोडियम कम होने से क्या होगा, देयर विल बी कंफ्यूजन, कोमा, कन्वल्शन होता है या सीजर होता है ना बोलो। तो इसमें हाइपोनाट्री में क्या Yes, sir. सारा फीचर होगा, क्या कोमा होगा, देन सीजर होगा, और क्या होगा, देयर विल बी लाइक कंफ्यूजन होगा। पोटासियम कम होने से भी वही सेम फीचर आता है। नंबर 2 आते हैं, जब पानी अंदर ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, इडिमा होगा, है ना बोलो, एंड देन देयर विल बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड फाइनली देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। These are the clinical features of water intoxication. So
यहाँ पे सबसे बड़ा वाटर इंटॉक्सिकेशन में प्रॉब्लम है हर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो जाना। जैसे डिहाइड्रेशन वाला केस में क्या आता है, सारे मतलब हमने डिहाइड्रेशन और मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे हमने 2 ग्लास लिया, ये वाला एक ग्लास है, ये वाला दूसरा ग्लास है, ठीक है। दोनों में हम पहले कितना लेते हैं, इसके अंदर 1 लीटर का पानी लेते हैं, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर, और इसमें भी वही 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं, इसमें भी 1 लीटर का वाटर लेते हैं, ठीक है। इसमें 10 सोडियम, 20 पोटासियम, ये इसके अंदर हमने डाल दिया, इसके अंदर भी 10 सोडियम हमने डाला, इसके अंदर 20 पोटासियम हमने डाल दिया। अभी मान के चलते हैं एक ग्लास से हमने क्या किया, पानी थोड़ा सा निकाल दिया, ठीक है ना, हमने क्या किया, पानी थोड़ा सा निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो इसमें क्या होगा, पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मान के चलते हैं आधा हमने निकाल दिया। अभी 1 लीटर के जगह 1 लीटर के जगह इसके अंदर कितना है, 500 ml। पहले 1 लीटर में 10 सोडियम था, 20 सोडियम था, अभी कितना होगा, जैसे हमने पानी निकाल दिया वो 500 ml में कितना होगा, 10 सोडियम एंड 20 पोटासियम। अभी कंसेंट्रेशन क्या हुआ बताओ, बढ़ गया या कम हुआ, बढ़ गया। बढ़ गया। क्यों, 1 लीटर में अगर 500 ml में 10 सोडियम है नॉर्मली था, तो 1 लीटर में कितना होगा, 20 सोडियम, है ना बोलो, एंड 1 लीटर में 40 होगा पोटासियम, है ना बोलो। जैसे हमने पानी निकाल दिया, कौन सा वाला केस में, दिस इज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन वाला केस में सारे इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन वाला केस में पानी पीना होता है, सो दैट वी कैन डाइल्यूट द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो केस में क्या होगा, अगर सोडियम पोटासियम बढ़ जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा पानी पीना पड़ता है, ज्यादा फ्लूइड लेना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा केस है जहां पर हमें ये मिला कि ज्यादा हमारा बॉडी के अंदर पानी आ गया, तो वाटर इंटॉक्सिकेशन हुआ, जहां पर 1 लीटर की जगह हमारे बॉडी के अंदर पानी आ गया कितना, 2 लीटर। तो ये वाला केस में क्या होगा, जल्दी बताओ, ये वाला केस में डाइल्यूटेड होगा या कंसेंट्रेटेड होगा ब्लड, जल्दी बताओ। 1 लीटर में अगर 10 सोडियम 20 पोटासियम था, अभी 2 लीटर पानी में कितना होगा, वही सेम रहेगा, क्योंकि बस पानी तो मिला गया है। अभी 1 लीटर में कितना होगा बताओ, पानी मिलाने के बाद 1 लीटर में 10 सोडियम 20 पोटासियम था, अभी 1 लीटर बस पानी हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो मतलब, हाँ, तो 1 लीटर में अभी क्या होगा, सोडियम है, 5 5 सोडियम सोडियम होगा 10 एंड potassium। 10 पोटासियम होगा, 10 ठीक है ना। तो 1 लीटर में पहले जब 10 सोडियम 20 पोटासियम था और जस्ट हमने पानी ऐड करने के बाद क्या हुआ, 1 लीटर में 5 सोडियम एंड 10 पोटासियम हुआ, इसका मतलब क्या, ये डाइल्यूटेड हो गया। नाउ द कंडीशन इज कॉल्ड एज वाटर इंटॉक्सिकेशन, जहां पर पानी ज्यादा हमारा बॉडी के अंदर आ जाता है और सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे डाइल्यूटेड हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज विद oxytocin administration. So what you have to do, you have to closely monitor the fluid intake and output. This is important, है ना बोलो, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम रहता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन। बात समझ रहे हो क्या, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। which of the following may happen if the uterus becomes overstimulated by the oxytocin during the induction of labor? A, weak contraction prolonged more than 70 seconds. Is tetany contraction prolonged to more than 90 seconds? The increased pain with a bright red vaginal bleeding. The increased restlessness and anxiety. क्या होगा, Option B. अगर ऑक्सीटोसिन देने से ओवर स्टिमुलेटेड होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, Tetanic contraction prolonged yes, ऑप्शन more than tetanic contraction, or what we are saying is called hypertonia, or we are saying the tetanic contraction, जहां पर कंट्रैक्शन का जो टाइम है विल बी मोर देन 90 सेकंड्स। एक बार कंट्रैक्ट हुआ तो कितना टाइम रहता है, 90 सेकंड्स, ठीक है ना। एंड ऑल्सो देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ टैकीस्टोल, जहां पे फ्रीक्वेंसी होगा मोर देन
6 in 10 minutes. There is a possibility of tachystole. tachystole का possibility है जहां पर क्या हो सकता है, more than 6 contractions होगा in 10 minutes. कोई भी कुछ भी हो सकता है, either there will be tetanic contraction or there will be tachystole जहां पर contraction will be more than 6 in 10 minutes. So anyway, so here the answer will be what? The tetanic contraction prolonged more than 90 seconds. Weak contractions तो नहीं होने वाला, tetanic contractions होगा मतलब excessive contraction of the uterine muscle. Increased pain with a bright red vaginal bleeding is not related to this. Oxytocin is most commonly administered to stop the bleeding. है ना बोलो, ऑक्सीटोसिन को दिया जाता है, कब दिया जाता है बताओ? To stop the vaginal bleeding, but after the delivery of the placenta. But what we are talking about is induction of the labor. So induction वाला केस में तो increased pain with the bright red vaginal bleeding is not the work of oxytocin. ऑक्सीटोसिन का बात नहीं है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो क्या? And regarding restlessness and anxiety is not related to this. ठीक है, is it clear? बात समझ रहे हो क्या? Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. आफ्टर 4 hours of active labor, the nurse notes that the contractions of the priming gravida client are not strong enough to dilate the cervix. ठीक है, 4 घंटे का एक्टिव लेबर के बाद ये देखा कि कंट्रैक्शन जो है ना प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट का वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये सर्विक्स को डायलेट कर दे. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एंटिसिपेट डूइंग? इनमें से क्या कराना चाहिए? ए, ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर टू बिगिन आईवी, मतलब हम क्या सोचेंगे कि आगे क्या इसका मैनेजमेंट होगा, ठीक है ना. एंटिसिपेट मतलब प्रेडिक्ट करना, सोचना कि आगे क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है. ऑप्शन ए, obtaining an order to begin IV oxytocin infusion. B, administering a light sedative to allow the patient to rest for several hours. C, preparing for cesarean section for the failure to progress. D, increasing the encouragement to the patient when pushing begins. ऑप्शन ए. IV oxytocin. सर ऑप्शन ए. पहले क्या हुआ देखो, ये 4 घंटे का एक्टिव लेबर है, प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट है, सर्वाइकल डायलेशन हुआ, बट दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू डायलेट द सर्विक्स, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सर्विक्स को डायलेट कर दें. तो सर्वाइकल डायलेशन के लिए हमें क्या देना है? ऑक्सीटोसिन का देना है. पहला वाला क्वेश्चन में हमने पढ़े थे, आइए ना बोलो. सो यू हैव टू एडमिनिस्टर आईवी ऑक्सीटोसिन फॉर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. सेडेटिव देने से क्या डायलेशन होगा? नहीं ना, ठीक है ना. सेडेटिव का कोई काम नहीं है यहाँ पे. सेडेटिव बेसिकली नहीं दिया जाता. अगर देंगे सेडेटिव तो क्या होगा? सेडेटिव देने से क्या होगा? देयर विल बी फिटल डिस्ट्रेस. क्यों फिटल डिस्ट्रेस क्यों होगा? सेडेटिव देने से क्या होता है, एक तो मदर का रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा. रेस्पिरेटरी रेट कम होने से ऑक्सीजन सप्लाई कम. अगर सेडेटिव देते हैं तो मदर का क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज ऑक्सीजन, SpO2 सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा. किसका? मैटरनल, ठीक है ना. तो उसके बाद क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज यूटेरोप्लासेंटल ऑक्सीजन सप्लाई. तभी बच्चे को क्या मिलेगा? देयर विल बी डिक्रीज O2 supply to the baby, supply to the fetus, and that leads to fetal hypoxia. fetal hypoxia. तो हम नहीं चाहेंगे कि कभी सेडेटिव दिया जाए वाला पेशेंट को, ठीक है ना. अभी सी आते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द सिजेरियन सेक्शन फॉर फेलियर टू प्रोग्रेस. अभी तक तो हमने ऑक्सीटोसिन का ट्रीट नहीं चलाया. हम कैसे डिसाइड कर लेंगे ये सिजेरियन सेक्शन होगा या नहीं होगा? सिजेरियन सेक्शन यहाँ पे इंडिकेटेड नहीं है, बिकॉज कंट्रैक्शन को हम अगर बढ़ा दें तो पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीटोसिन क्या करें, थोड़ा सा कंट्रैक्शन करा के सर्वाइकल डायलेशन कर दें. अगर ये फेलियर होता है देन वी कैन थिंक ऑफ सिजेरियन सेक्शन, पर अभी के लिए तो नहीं. सो हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होगा अभी के लिए? ऑक्सीटोसिन. आइए ना बोलो, बात समझ रहे हो क्या? यस सर. Yes, sir. And if you look into D, increasing the encouragement to the patient when pushing begins. यस सर. इसका मतलब क्या? जब सर्वाइकल डायलेशन होगा ना, ठीक है ना, जब कंट्रैक्शन होगा तब हम पुश करने के लिए मदर को बोलेंगे, है ना. अभी तो कंट्रैक्शन नहीं हो रहा, वही कंट्रैक्शन है,
तो हमें कंट्रैक्शन थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन देके, अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है तब मदर को थोड़ा सा पुश करने के लिए देंगे, बट दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट फेज। जहां पर हमने ऑक्सीटोसिन नहीं दिया, कंट्रैक्शन ठीक नहीं है, तब हम बोलेंगे कि पुश करो, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो हमें क्या देना, ऑक्सीटोसिन देंगे, थोड़ा सा कंट्रैक्शन हो रहा तो डायलेशन थोड़ा बहुत हुआ, देन वी कैन थिंक ऑफ कि हाँ मदर थोड़ा सा पुश करेगा तो बाहर आ सकता है, बट अभी के लिए तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। इज इट क्लियर? है या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज मॉनिटरिंग, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन टू द इंड्यूस्ड लेबर। मॉनिटर कर रहे हैं जिसको ऑक्सीटोसिन चल रहा है अभी लेबर इंडक्शन के लिए। which assessment findings would cause the nurse to immediately discontinue the oxytocin infusion? क्या आने पर हम immediately ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देंगे? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ठीक है, नंबर वन, अगर फैटिक है, फैटिक मतलब क्या, मदर को अगर फैटिक है, मदर को ड्राउजीनेस लग रहा, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन अगर हो रहा है, डी लेट डिसलरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट, ई अर्ली डिसलरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट। तो क्या होने से हमें ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को बंद कर देना चाहिए? यहाँ पे ये बोला कि साडा वाला क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इसका मतलब है देयर विल बी मोर देन वन आंसर इन दिस, मतलब इसके अंदर ना एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, तो तुम्हें आंसर बताना है क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सी ऑक्सीटोसिन होगा, कौन सा वाला? ऑप्शन सी। ओके, Sir, D. ऑप्शन सी। D. ऑप्शन सी यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, हमें पता है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देने से क्या होता है, देयर विल बी यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। अगर ये हुआ तो फिर हमें बंद कर देना चाहिए ऑक्सीटोसिन को। क्यों? अगर हाइपर स्टिमुलेशन होता है तो प्रॉब्लम क्या है, जल्दी बताओ। अगर हाइपर स्टिमुलेशन हुआ देयर विल बी एक्सेसिव यूट्राइन कंट्रैक्शन, हाँ या ना बोलो? यस सर। देयर विल बी एक्सेसिव यूट्राइन कंट्रैक्शन। अगर यूट्राइन इंट्रोडक्शन। कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा, जितना ज्यादा कंट्रैक्शन होगा उतना ब्लड फ्लो कम होगा, कहाँ पर, प्लेसेंटा के अंदर, है ना? डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा। जितना ज्यादा कंट्रैक्शन रिलैक्स होगा तो ब्लड वेसल खुलेगा ना। अगर ये कंट्रैक्ट होकर रहता है मायोमेट्रियम तो ये ब्लड वेसल क्या होगा, दब जाएगा, तो ये ब्लड फ्लो तो कम होगा फिर प्लेसेंटा को, सो देयर विल बी डिक्रीज ब्लड फ्लो टू प्लेसेंटा। है ना? बोलो, Sir, D. बात समझ रहे हो क्या? होगा. डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा एंड अल्टीमेटली एंड में तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए, हाइपोक्सिया, देयर फीटल विल बी हाइपोक्सिया। hypoxia to the fetus, that we can say fetal hypoxia or we can say the fetal distress। डिस्ट्रेस। है ना? बोलो। तो अभी हम नहीं चाहेंगे कि यूट्राइन स्टिमुलेशन हाइपर स्टिमुलेशन हो, अगर हुआ शुरू तो इमीडिएटली हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को बंद कर देना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट आते Yes, हैं sir. ऑप्शन डी एंड ई, लेट डिसलरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट एंड ई अर्ली Both डिसलरेशन ऑफ द फीटल inspirational हार्ट रेट। article. व्हाट डू थिंक व्हिच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? एंड फैटिग एंड ड्राउजीनेस आल्सो Sir, आर D. देयर। तो एक तो हमें मिल गया, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन होगा तो बंद कर देंगे, ये वाला सही है। और क्या हो सकता है बताओ? ए बी डी ई हमारे पास है। Sir, D ही होगा. मैं D से D. डी मतलब ड्राउजीनेस या डी लेट बोल रहे हो? D ही होगा. लेट D. डी, लेट Subsidy. डिसलरेशन Late ऑफ द फीटल deceleration हार्ट of रेट। the व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय लेट डिसलरेशन? मतलब फीटल हार्ट रेट 15 mmHg कम होता है ओके, और कोई डिसेलरेशन बोल में। सकता है? स्लो हो जाएगा हार्ट रेट. तो अर्ली भी तो होगा तो हम ओके, स्टॉप करेंगे. तुम्हें जो यहाँ पे पता चल रहा है ना, यहाँ पे दो चीज है क्या, दोनों में हार्ट रेट कम हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो फीटल हार्ट रेट दोनों में कम हो रहा, वो चाहे लेट डिसलरेशन हो या अर्ली डिसलरेशन हो। अभी तुम्हें ये चूज करना है कि कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत। दोनों में हार्ट रेट कम हो रहा, क्या तुम्हें पता है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? लेट डिसलरेशन एंड अर्ली डिसलरेशन ऑफ द एफएचआर, दोनों में क्या डिफरेंस है, पता है क्या? नो सर। नहीं? चलो
पहले समझ लेते हैं। आंसर इज यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन एंड डी द लेट डिसलेरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट। लेट अस डिस्कस कि एक्चुअल में ये लेट डिसलेरेशन क्यों, अर्ली डिसलेरेशन क्यों नहीं है। So to understand this, we have to understand few important things called fetal deceleration. तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा regarding fetal deceleration. fetal deceleration इसका मतलब क्या होता है? fetal deceleration मतलब टेम्पोररी पीरियड के लिए अगर fetal heart rate कम हो जाता है, ठीक है ना, टेम्पोररी पीरियड के लिए अगर fetal heart rate कम हो जाता है from the baseline. So what is baseline? baseline मतलब क्या? नॉर्मल, ठीक है। बेसलाइन मतलब क्या? नॉर्मल fetal heart rate. Normal FHR is basically from 120 to 160 beats per minute. Is it clear? है ना? बोलो। Yes, sir. मान के चलते Yes, ये sir. वाला है एक ग्राफ, ये वाला है ग्राफ एंड दिस इज द नॉर्मल। ये हो गया मान के चलते हैं ये है 120 एंड ये हो गया मान के चलते हैं 160। तो हार्ट रेट जो है फीटस का वो मतलब इसके बीच में क्या होता है, ऐसे फ्लक्चुएट होता है, ऐसे फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी मतलब ये बेसलाइन मान के चलते ये है तो बेसलाइन से कभी भी नीचे नहीं आता ऐसे, ठीक है ना। अगर मान के चलते हैं ये बेसलाइन से ऐसे कुछ नीचे आ गया मोर देन 40 बीट्स पर मिनट, ठीक है, बेसलाइन से ऐसे चल रहा था, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, बेसलाइन से मान के चलते हैं ये ऐसे चल रहा था और एक जगह पे वो ऐसे हो गया, ठीक है ना, ऐसे चल रहा था और एक जगह पे ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या? ये बेसलाइन मान के चलते हैं, जो बेसलाइन यहाँ पे हम शो करा रहे हैं ये वाला जो बेसलाइन है, ये एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ये 120 एंड 160 के बीच में है तो ये 140 है, एग्जाम्पल के तौर पर लेके लेते हैं। और ये वाला 120 से नीचे है तो मान के चलते ये हो गया 100, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो डिफरेंस अभी आया फिटल हार्ट रेट का, तो बेसलाइन से ये कितना डिफरेंस रहा, जल्दी बताओ। ये वाला डिफरेंस कितना है? 40 का डिफरेंस है और मोर देन 40 का डिफरेंस है, हाँ ये ना बोलो। बेसलाइन से 140 बेसलाइन से चल रहा था और सडनली दैट बिकेम 100, लेकिन दिस इज नॉट लास्टिंग फॉर लॉन्ग, लंबा टाइम के लिए नहीं, ये कितना टाइम के लिए? जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो क्या? सो दिस इज Yes, हैपनिंग sir. फॉर फ्यू सेकेंड्स, दैट्स व्हाट कॉल्ड एज व्हाट? द डिसेलेरेशन। बात समझ रहे हो क्या? सो व्हाट इज डिसेलेरेशन? डिसेलेरेशन मतलब डिक्रीज इन द fetal heart rate which is for a temporary period के लिए होना, एंड मार्क्ड मतलब क्या? बहुत ज्यादा कम हो जाना, मतलब कितना? मार्क्ड मतलब कितना? मोर देन 40 बीट्स पर मिनट। बात समझ रहे हो क्या? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. So now what is deceleration? Is temporary but marked, है ना बोलो। मार्क्ड मतलब क्या? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब क्या? जहां पर एक बहुत लंबा फिटल हार्ट रेट में चेंजेस आना, ठीक है ना। और टेम्पररी बट मार्क्ड डिक्रीज इन फिटल हार्ट रेट, ठीक है ना, डिक्रीज इन द फिटल हार्ट रेट बाय ग्रेटर देन 40 बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट, ठीक है ना, विच इज आइडेंटिफाइड बाय मतलब जिसको हम देख सकते हैं ये फिटल हार्ट रेट को इतना कम हुआ, विच इज आइडेंटिफाइड बाय which is identified by किसमें देखेंगे? सीटीसी, कार्डियो टोकोग्राफी, ठीक है ना, या फिर जिसे बोलते हो नॉन स्ट्रेस टेस्ट एनएसटी, ठीक है ना, या फिर तुम ये बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग या ईएफएम, ठीक है ना। तुम जो कुछ भी बोलो, ये टेम्पोररीली एक लंबा चेंजेस होना मतलब एक बड़ा गैप आना फिटल हार्ट रेट में, जो कि मोर देन 40 बीट्स पर मिनट एक लंबा गैप है, मतलब मोर देन 40 बीट्स पर मिनट अगर कम हो जाता है हार्ट रेट देन द बेसलाइन,
ठीक है, जिसको हम सीटीजी या एनएसटी या इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग के थ्रू देख सकते हैं, इज कॉल्ड एज व्हाट, फीटल डिसिलेरेशन। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोल दो, क्या समझ में आया Yes, था? sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं, इफ यू लुक इनटू the types of the fetal deceleration, there are varieties of types based on the shape and timing, based on the shape, based on the shape and timing, ठीक है ना? टाइमिंग मतलब क्या? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना? WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द यूट्राइन कंट्रैक्शन। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताऊंगा, अभी के लिए याद रखो बस, बेस्ड ऑन शेप एंड टाइमिंग with respect to uterine contraction there are three different types, ठीक है? What are the types of fetal deceleration? So there are three different varieties. One is called early type, ठीक है? Next is called as late deceleration, fetal deceleration, and number third is called a variable, ठीक है? चलो समझते हैं कि तीनों है क्या, ठीक है? तीनों क्या है? अर्ली क्या है, लेट क्या है एंड वेरिएबल क्या है? लेट्स सपोज ये है नीचे वाला, देखो ये वाला जहां पर लिखा यूटेरिन कंट्रैक्शन, ठीक है? हमारे एब्डोमेन में बेसिकली मैंने एनएसटी वाला क्लास में बताया हुआ था, जहां पर सीटी से मशीन को हम लगाते हैं एंड बेसिकली एक बेल्ट जैसा एब्डोमेन के ऊपर लगाया जाता है, और लगाने के बाद वो डिटेक्ट करता है कि कितना यूटेरिन कंट्रैक्शन कितना टाइम में हो रहा, एंड इट विल शो ए ग्राफ, ठीक है? यूटेरिन कंट्रैक्शन का ये वाला ग्राफ ऐसे चल रहा है, एक बार कंट्रैक्शन हुआ, इससे पीक हुआ और फिर नीचे, फिर कंट्रैक्शन, एक बार पीक हुआ फिर नीचे। तो हर बार जब पीक होता है, वेव ऊपर जाता है, इसका मतलब एक एक कंट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे कितना कंट्रैक्शन है? एक है, ये वाला दो, तीन। इज इट क्लियर? हाँ यार बोलो। Yes, sir. चलो Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं, ऊपर वाला यहाँ पे जो देख रहे हो ना, दिस इंडिकेट्स द फीटल हार्ट रेट। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फीटल हार्ट रेट को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने तीन वेराइटी का फीटल हार्ट रेट बात किया, यहाँ पे नॉर्मल शो नहीं किया है। लेट मी शो यू द नॉर्मल वन, एग्जांपल के तौर पर ऐसे चल रहा है, दिस इज द नॉर्मल वन फॉर एग्जांपल, ठीक है? दिस इज द नॉर्मल, ठीक है? सो नॉर्मल से अगर बात करें, नॉर्मल से तीनों बाकी जो यहाँ पे दिखाया गया है, एक है लेट वाला जो ये वाला है, और वेरिएबल जो पर्पल वाला दिख रहा है, और जो ग्रीन वाला है जो है अर्ली टाइप का। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर अर्ली देखोगे और लेट देखोगे, दोनों में क्या डिफरेंस है? अर्ली में क्या हो रहा है, कौन बताएगा? थोड़ा सा कोशिश करो समझने के लिए, अर्ली में क्या हो रहा है? अर्ली मतलब जो ग्रीन ग्रीन वाला है ना, ये वाला, ये जो ग्रीन वाला तुम देख रहे हो, ये वाला, ये ग्रीन और यूट्राइन कंट्रैक्शन दोनों को हम कंपैरिजन के तौर पर देखेंगे। एक चीज तुम नोट करोगे, हर बार जब यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रहा है, उसी टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है? फीटल हार्ट रेट जो है ना, वो कम हो रहा है। हाँ या ना बोलो, देख रहे हो ना यहाँ पे? Yes, sir. जो अर्ली टाइम, अर्ली पीरियड वाला देखो, जो अर्ली डिसलेरेशन है, वो हर टाइम जब भी फीटल, यहाँ पे देखो, ये वाला फीटल मतलब यूट्राइन कंट्रैक्शन हुआ, ये अर्ली फीटल डिसलेरेशन हुआ, मतलब एक फीटल डिसलेरेशन हुआ। ये वाला देखो, यहाँ पे कंट्रैक्शन दोबारा हुआ, फीटल हार्ट रेट कम हो गया। यहाँ पे कंट्रैक्शन नेक्स्ट टाइम हुआ, अगेन फीटल हार्ट रेट कम हो गया। इसका मतलब क्या? So each time when there is a uterine contraction, the fetal heart rate decreases, and these are very, very, very synchronized. Synchronized मतलब क्या? जहां पर हर टाइम यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है, उसी टाइम फीटल हार्ट रेट एग्जैक्ट टाइम में हार्ट रेट कम हो रहा है। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। एंड दिस इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या? हर बार, हर बार उसी टाइम होता है जब यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा, वो अलग
कोई अलग टाइम पे नहीं होता है ना, बोलो है ना, बोलो, बात समझ रहे हो Yes, ना? sir. So Yes, sir. fetal heart rate decreases only at the time when there is a uterine contraction, ठीक है ना, that is called uniform SEP, ठीक है। और टाइमिंग क्या है इसका, द टाइमिंग इज यूट्राइन कंट्रैक्शन, हर बार जब यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है फिटल हार्ट रेट कम होता है। सेप इसका क्या है, यूनिफॉर्म है। मैंने क्या बोला था, दो चीज हम देखते हैं, क्या, एक देखते हैं सेप, सेप क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म है। क्यों, कैसे हुआ, एक जब कंट्रैक्शन होता है तब बस उसी टाइम पे होता है, ठीक है। सेप इज यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक है टाइमिंग जब कंट्रैक्शन होता है, दूसरा सेप का मीनिंग ये है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। चेंजेस मतलब क्या, सेप अगर देखोगे ऐसे तो हर बार सेप में सिमिलैरिटी तुम देखोगे, ठीक है ना। मान के चलते हैं अगर तुम देखोगे वेरिएबल टाइप, ये कभी डब्ल्यू टाइप का हो जाएगा, कभी बी टाइप का हो जाएगा, कभी यू टाइप का हो जाएगा, लेकिन हर बार अगर देखोगे अर्ली टाइप ये मोस्टली बी टाइप का मिल रहा है, ठीक है ना। अगर लेट टाइप देगा तो यू टाइप का अगर मिल रहा होगा, लेकिन वेरिएबल में कब डब्ल्यू कब वी कब यू, वो अलग अलग टाइप दिख रहा, ठीक है ना। ये वाला देखो, सेप अगर देखोगे ना वेरिएबल टाइप, ये डब्ल्यू दिख रहा है तो यहाँ पे और कुछ दिख रहा, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल टाइप है, हमें नहीं पता मतलब क्या सेप होगा आगे जाके, पर अर्ली टाइप में बेसिकली इसका जो सेप है वो हर जगह पे तुम्हें भी जैसा दिख रहा है, मतलब इसका सेप भी यूनिफॉर्म है और टाइम भी सिंक्रोनाइज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू यूट्राइन कंट्रैक्शन। इज इट क्लियर, हाँ या ना बोलो, है ना बोलो। सो अर्ली में क्या हो रहा, Yes, हर sir. बार Yes, sir. जब यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रहा है उसी टाइम के दौरान ये क्या होगा, एग्जैक्ट वही टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द हार्ट रेट मोर देन 40 फ्रॉम द बेसलाइन, ठीक है ना। अगर बात करें रिगार्डिंग लेट, लेट टाइम में क्या हो रहा है, लेट में देखो फिटल हार्ट रेट कम हो रहा है, ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे हार्ट रेट कम है या ना बोलो, एंड ये वाला पॉइंट पे हार्ट रेट कम, एंड ये वाला पॉइंट पे हार्ट रेट कम। सो वी आर गेटिंग थ्री डिफरेंट टाइम इंटरवल्स जहां पर लेट डिसलिरेशन हो रहा है फिटल हार्ट रेट का, पर यहाँ पे कौन सा टाइम में हो रहा है, ये वाला कौन सा टाइम में हो रहा है, कंट्रैक्शन के बाद या कंट्रैक्शन के पहले, Contraction के Contraction बाद. के बाद. बाद, ये वाला कंट्रैक्शन हुआ ये वाला पॉइंट पे है या ना बोलो, ये वाला पॉइंट पे कंट्रैक्शन हुआ उसके बाद फिटल हार्ट रेट कम हो रहा है, ये वाला पॉइंट पे कंट्रैक्शन हुआ एंड देन फिटल हार्ट रेट कम हुआ, ये कंट्रैक्शन हुआ एंड देन फिटल हार्ट रेट कम हुआ, दैट्स कॉल्ड लेट, इसीलिए लेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या, जो कंट्रैक्शन का टाइम पे हुआ वो बोल देंगे अर्ली, और जो कंट्रैक्शन के थोड़ा टाइम के बाद होता है उससे बोलते हैं क्या, लेट डिसलेरेशन। अभी समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट अर्ली और लेट के बीच में क्या डिफरेंस है, हालांकि दोनों में हार्ट रेट कम हो रहा है, बात समझ रहे हो ना, यस बात सर। समझ रहे हो ना। सो एक वन इज कॉल्ड Yes, अर्ली sir. डिसलेरेशन, द सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज व्हाट, लेट डिसलेरेशन। कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम सीटीजी कि अर्ली वाला है या लेट वाला है, मैं दिखाऊंगा सीटीजी का पेपर जहां पर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला अर्ली डिसलेरेशन या लेट डिसलेरेशन है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। अभी मैं बस बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल टाइप में, क्या देख रहे हो, वेरिएबल टाइम में क्या देख रहे हो, वेरिएबल में ना शेप इसका सिमिलर है, इसका यूनिफॉर्म शेप है क्या, वेरिएबल में शेप यूनिफॉर्म है क्या, नहीं है। No. No. इसका No, अगर sir. ड्यूरेशन भी देखोगे कितना टाइम इसका कंट्रैक्शन मतलब हार्ट रेट जो है ना, अभी मान के चलते हैं हार्ट रेट जो है 10 सेकेंड्स के लिए इसका क्या हुआ, कम होके रहा, दूसरा बार जब होगा ना वो 5 सेकेंड के लिए होगा, इसका ना टाइमिंग का ना ड्यूरेशन का ना शेप का कुछ इसका कुछ कंस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ इसका सिमिलर नहीं है, वो मतलब हर बार अलग अलग पैटर्न इसका होगा, इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल टाइम, ठीक है ना। एंड मोस्ट कॉमनली कब आता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन के बाद हो सकता है, ठीक है ना। ये कंट्रैक्शन के साथ तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, कंट्रैक्शन हो या ना हो इसका कोई रिलेशन, इट इज नॉट इवन रिलेटेड टू यूट्राइन कंट्रैक्शन, व्हिच इज रिलेटेड इज अर्ली एंड लेट, ठीक है ना। वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कोई अता पता नहीं, ना इसका शेप का अता पता है, ना इसका कोई मतलब टाइमिंग का अता पता है, ना इसका कोई रिलेशन है यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ, ये कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, ठीक है ना। सो इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल टाइप। नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन से गॉट इज कॉल्ड अर्ली डिसलेरेशन, इसमें क्या लिखा है, इसका यूनिफॉर्म शेप है,
the lowest point at the same time as the peak of contraction। इसका मतलब जब कंट्रैक्शन पीक हो रहा, कंट्रैक्शन जब ज्यादा हो रहा, सेम टाइम में फिटल हार्ट रेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, या फिटल हार्ट रेट वही टाइम में सबसे कम होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अर्ली टाइप ऑफ डिसलेरेशन। इफ यू लुक इनटू लेट डिसलेरेशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म शेप है, डेफिनेटली है, बट ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे इसका चेंजेस हो सकता है। लोएस्ट पॉइंट आफ्टर द पीक ऑफ कंट्रैक्शन, इसका मतलब फीटल हार्ट रेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो कंट्रैक्शन के बाद होता है। राइट, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट यस आते हैं यस सर। सर। वेरिएबल टाइम। इसमें शेप का वेरिएशन है, ड्यूरेशन का, इंटेंसिटी, कोई इसका पता नहीं है, एंड इट इज नॉट इवन रिलेटेड टू द यूट्राइन कंट्रैक्शन। नाउ लेट मी शो यू द सीटीईसी। यहाँ पे बताओ व्हाट इज द टाइप, ये अर्ली टाइप का है, या फिर लेट डिसलेरेशन टाइप का है, या फिर वेरिएबल टाइप का है? वेरिएबल वेरिएबल, वेरिएबल क्यों बताओ? क्योंकि उसका शेप अलग अलग है। नहीं, वो शेप के पास मत जाओ, पहला वाला तुम्हें ये देखना, यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ फिटल हार्ट रेट क्या हो रहा है, क्या कोई रिलेशन है, वो देखो पहले। वेरिएबल अलग है। देखो ये वाला पॉइंट, कंट्रक्शन के टाइम पे ड्रॉप हो रहा है दोनों। देखो ये वाला यूट्राइन कंट्रैक्शन है, क्या वो एग्जैक्ट टाइम पे फिटल हार्ट रेट कम हुआ है? ये वाला देखो, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला हो गया हमारा बेसलाइन। राइट, बेसलाइन से ये वाला सबसे नीचे वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना बोलो? ये वाला तो लोएस्ट पॉइंट है ना, यस है ना बोलो? यस सर। एंड लोएस्ट, यस सेकंड सर। लोएस्ट ये वाला पॉइंट है। यस। ये दोनों को थोड़ा सा मार्क करो, क्या ये यूट्राइन हाँ कंट्रैक्शन के टाइम हो रहा है क्या? है ना बोलो? इज इट एट द टाइम ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन? हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। क्या बोलेंगे इसको? यस दिस इज कॉल्ड अर्ली टाइम। अर्ली। ठीक है ना, अर्ली अर्ली। टाइम। फिर लुक इनटू द सेकंड कैटेगरी, ये वाला बताओ इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे फिटल हार्ट रेट कम हो गया, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। अभी देखो क्या हो रहा है, क्या ये हार्ट रेट के साथ हो रहा, आई मीन यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ? तो बाद में नहीं नो नहीं नो। सर। नहीं ये क्या हो रहा है बताओ? दिस इज आफ्टर द यूट्राइन कंट्रैक्शन। लेट। नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड लेट डिसलिनेशन। वेरी वेट। वेरिएबल क्यों भाई, इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। होता लेट लेट। वेरिएबल होता तो इसका क्या, एक मतलब बस ये चेंजेस ना, तुम इसको बस मत देखो, जब भी आ रहा है वो हर टाइम यूट्राइन कंट्रैक्शन के बाद आ रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे। ठीक है, पहले टाइम देखो, शेप बाद में देखना। ठीक है ना, शेप को देख के मत जाओ, पहले देखो टाइमिंग क्या हो रहा है, उसके बाद शेप के पास जाना। अगर बस शेप को देख के जाओगे ना तो फिर घबरा जाओगे, पहले टाइमिंग देखो। ठीक है, उसके बाद शेप के तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे बस दो दिखाए हैं, अगर चार पांच दिखाता तो मैं और थोड़ा सा समझ में आता कि शेप में क्या चेंजेस है, टाइमिंग में क्या चेंजेस है। पर एनीवे, सो दिस इज द लेट टाइम। बात समझ रहे हो क्या? बात समझ यस रहे हो सर। क्या? चलो, यस सर। यस सर। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अर्ली, लेट और वेरिएबल तीनों के रिगार्डिंग हमें समझना चाहिए। तो हमें क्या मिला, तीन टाइप्स, एक है अर्ली डिसलेरेशन है, और दूसरा क्या है बताओ, लेट डिसलेरेशन है, और तीसरा हमारे पास क्या है वो वेरिएबल। वेरिएबल। तीनों का बढ़िया। रीजन हमें पता होना चाहिए, सो दैट हमें ये पता चलेगा कि अर्ली में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर अर्ली डिसलेरेशन है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेट में क्या, और वेरिएबल में क्या। तो पहले ये मुझे बताओ, अर्ली मतलब क्या? इट इज यूनिफॉर्म, है या ना बोलो? अर्ली वाला क्या है बताओ? यूनिफॉर्म शेप है इसका, यस सर। और क्या है अर्ली में? कंट्रक्शन के हाँ, सिंक्रोनाइज्ड, साथ है होता ना है। बोलो? सिंक्रोनाइज्ड विथ, जल्दी बताओ, यूट्राइन कंट्रैक्शन।
हाँ या ना बोलो, इज इट क्लियर, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, फिर sir. मैं अगर बोलूं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द अर्ली डिसलेरेशन, व्हाट आर द कॉज क्या है अर्ली डिसलेरेशन का। तो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे जो तुम्हें समझना चाहिए रिगार्डिंग अर्ली, दिस इज अ बिनाइन टाइप एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। अर्ली टाइप इज ए टाइप ऑफ बिनाइन कैटेगरी, मतलब यूट्रिन कंट्रैक्शन होने से ज्यादातर ये होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मतलब ये ट्रांजिएंट पीरियड, मतलब कम टाइम के लिए फिटस को ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए इससे प्रॉब्लम है। मतलब ब्लड सप्लाई तो नहीं बोल सकते, वागल स्टिमुलेशन हो जाता है। मैं बताता हूँ कॉज क्या है इसका, इसमें तुम्हें पता चल जाएगा। इसमें एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है अर्ली डिसलेरेशन टाइम में, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या होता है अर्ली डिसलेरेशन में, यूट्राइन कंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, यूट्राइन कंट्रैक्शन हुआ, कंट्रैक्शन होने से क्या होता है, तो इमीडिएटली फिटल हेड के ऊपर कंप्रेशन होता है, ठीक है ना। फिटल हेड मतलब देयर इज अ प्रेशर ओवर द फिटल हेड, प्रेशर ऑन द फिटल हेड। तो फिटल हेड के ऊपर जैसे प्रेशर आया तो क्या होता है, देयर इज नेक बेंडिंग, नेक बेंडिंग, बेंड हो जाता है नेक, एंड इसके वजह से क्या होता है, जो वागस नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाता है, वागल स्टिमुलेशन लीड्स टू वागल स्टिमुलेशन। और वागस नर्व जैसे स्टिमुलेट होता है क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक का टाइप है, सो देयर विल बी डिक्रीज इन फीटल हार्ट रेट, दैट इज कॉल्ड फीटल डिसलिरेशन। और दिस इज अ बिनाइन टाइप, इसमें कोई ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होता अर्ली टाइप में, ठीक है, अर्ली में कोई ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो कॉजेस इज यूट्राइन कंट्रैक्शन, थोड़ा ट्रांजिएंट पीरियड के लिए क्या होता है, जैसे ही फीटल हेड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया तो ये वागल स्टिमुलेशन होके फीटल हार्ट रेट को कम कर देता है, दैट्स व्हाई देयर इज डिक्रीज इन द फीटल हार्ट रेट along with the uterine contraction or with respect to uterine contraction, or this is absolutely a benign type and completely harmless, ठीक है ना। और इसमें कोई ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। इफ यू लुक इनटू लेट डिसलिरेशन टाइप, ये क्या आता है आफ्टर द यूट्राइन कंट्रैक्शन, यूट्राइन कंट्रैक्शन हुआ और थोड़े टाइम के बाद जाके फिटल हार्ट रेट कम होता है। इसका मतलब क्या, यूट्राइन जब कंट्रैक्शन होता है तो कुछ टाइम के लिए मान के चलते हैं ये वाला यूट्रस है, ठीक है, और ये वाला फिटस है, ये वाला फिटस है, ठीक है, और ये वाला मान के चलते हैं प्लासेंटा है। देखो क्या होता है लेट डिसलिरेशन वाला केस में, ये वाला प्लासेंटा है, ठीक है। जब यूट्रस कंट्रैक्ट हुआ, जब ये कंट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, कंट्रैक्शन हुआ, इमीडिएटली कुछ नहीं हुआ, बट आफ्टर सम टाइम ये फिटल हार्ट रेट में क्या आता है, चेंजेस आता है। इसका मतलब क्या, जब कंट्रैक्शन हुआ ये प्लासेंटा के अंदर से जो ब्लड है वो कुछ टाइम के लिए रुक गया, रुकने से क्या हुआ, इसके अंदर जो ब्लड था वो तो चल रहा था, तो बच्चे को ऑक्सीजन ठीक से मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ तो बच्चा ने क्या किया, सो किया, ब्लड फ्लो कम हुआ, एंड कम होने से फीटल हाइपोक्सिया हुआ, डिस्ट्रेस हुआ, उसके बाद फीटल हार्ट रेट कम हुआ। इसलिए थोड़ा टाइम के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद बच्चे का हार्ट रेट कम होता है, इमिडिएटली नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वागल स्टिमुलेशन है, इमिडिएटली हो गया अर्ली टाइम में। लेकिन लेट में क्या हुआ, यहाँ पे यूटेराइन कंट्रैक्शन होने से प्लासेंटा के अंदर से ब्लड फ्लो कम हुआ, लेकिन कम होने के बाद जब हाइपोक्सिया होगा तब होगा, तो हाइपोक्सिया होने में कुछ टाइम लगता है, तो वो ड्यूरेशन के अंदर बच्चे का हार्ट रेट ठीक था, इसलिए कंट्रैक्शन होने के बाद कुछ टाइम लेता है हाइपोक्सिया होने के लिए, तो तब जाके लेट डिसलिरेशन आता है। इज इट क्लियर, बात समझ रहे हो क्या, बात समझ रहे हो क्या। Yes, Yes, sir. sir. सो लेट Yes, sir. डिसलिरेशन मतलब क्या, यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज a decrease in the utero-placental blood flow, decrease in the utero-placental blood flow, which leads to fetal hypoxia, fetal hypoxia and fetal distress, and that leads to decreasing fetal heart rate। ये हो गया बात, जो कि लेट डिसलिरेशन वाला पॉइंट है। लुक इनटू वेरिएबल टाइम,
यहाँ पे क्या आता है, इफ देयर इज एनी कंप्रेशन ऑन द अम्बिलिकल कॉर्ड, कंप्रेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये कब कंप्रेशन होगा, क्या होगा, हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो इसीलिए वेरिएबल है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू यूट्राइन कंट्रैक्शन, क्योंकि ये अम्बिलिकल कॉर्ड का बात आ रहा है। यहाँ पे यूटेरो प्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटा तो यूट्रस के साथ अटैच्ड है, ठीक है ना, इसलिए लेट वाला यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ आ रहा था। यहाँ पे अर्ली वाला केस में क्योंकि यूट्राइन कंट्रैक्शन होने से फिटल नेक बेंडिंग होता है, ये भी यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ आएगा। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन होने से अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ आता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कब कंप्रेशन होगा कब नहीं होगा हमें नहीं पता, ठीक है ना। सो ये वेरिएबल शो करेगा क्लिनिकल फीचर। सो कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड लीड्स टू वेरिएबल shape and variable type of feature in the deceleration, fetal deceleration. Is it clear? बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. So what is the management? मैनेजमेंट क्या किया जाता है, फिटल हार्ट रेट अगर कम हो जाता है, मैनेजमेंट तो वो चाहे मतलब लेट डिसलिनेशन हो, वेरिएबल टाइप हो, इसमें क्या करना चाहिए, और फर्स्ट गोल इज टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो। तो पोजीशन क्या देना चाहिए मदर को जहां पर ब्लड फ्लो थोड़ा सा ज्यादा होगा, कोई भी केस हो। द मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज योर, जल्दी बताओ, लेफ्ट साइड लाइन, लेफ्ट साइड लाइन। ये नहीं पता क्या कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा वाला पोजीशन दिया जाता है, The left side. पोजीशन। इसमें क्या होता है बेनिफिट, देयर इज डिक्रीज प्रेशर ओवर, प्रेशर जो है इंफीरियर वेना केवा के ऊपर जो प्रेगनेंसी के दौरान आता है वो कम हो जाएगा। डिक्रीज प्रेशर ओवर इंफीरियर वेना केवा व्हिच लीड्स टू इंक्रीज वेनस रिटर्न, अच्छा से वेनस रिटर्न होगा हार्ट के अंदर, और इसके वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड अच्छा से ब्लड फ्लो होगा फीटस को, इंक्रीज fetal or uteroplacental blood flow or fetal blood flow, whatever you say. So this is the reason why position is important, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू आते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, नंबर टू ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्योंकि फिटल डिस्ट्रेस हो रहा तो हमें क्या देना चाहिए, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कराना चाहिए, है ना, बोलो। नंबर थर्ड और क्या देंगे, टोकोलाइटिक्स। टोकोलाइटिक्स मतलब क्या, जो यूट्राइन कंट्रैक्शन को रोके, ठीक है ना। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टोकोलाइटिक्स आई टोल्ड, निफेडिपिन and magnesium sulfate, Magnesium sulfate. magnesium sulfate. These are tocolytics that we should administer if there is any fetal distress or fetal heart rate अगर कम हो रहा। Number 4 important is regarding the IV fluid. अगर IV fluid देंगे तो बेनिफिट क्या होगा, ब्लड थोड़ा सा डाइल्यूट होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा एंड देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, थोड़ा सा ब्लड फ्लो को अच्छा कराएगा, इसीलिए देना चाहिए। अगर ये सारे मेजर्स फेल हो गया तो कोई तो और चारा नहीं है हमारे पास, वो क्या होगा, एंड द फाइनल इफ ऑल फेल्स तो क्या करना चाहिए बताओ, इमरजेंसी LSCS, सिजेरियन सेक्शन इज द लास्ट रिसोर्ट, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फिटल हार्ट रेट तब भी कम हो रहा तो इमीडिएटली इमरजेंसी क्या करना पड़ेगा, LSCS करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो क्या, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये वाला देखो। The nurse is monitoring a client who is receiving oxytocin to induce labor, ठीक है, to induce labor. Which assessment finding would you cause the nurse to immediately discontinue the oxytocin infusion? कौन सा वाला होने से हमें ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, ए फैटिग, बी ड्राउजीनेस, सी यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन, डी लेट डिसलेरेशन ऑफ द fetal heart rate, ई अर्ली डिसलेरेशन ऑफ द fetal heart rate। अभी हमने क्या बोला था, अर्ली डिसलेरेशन कोई प्रॉब्लम है क्या, नो सर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, No, sir. आल्सो दिस इज No, नॉट sir. रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ नॉट No, sir. लेट डिसलेरेशन हमारे लिए प्रॉब्लम है या ना बोलो। इसका मतलब क्या, लेट Yes, डिसलेरेशन sir. मतलब क्या, देयर इज डिक्रीज इन यूटेरोप्लासेंटल ब्लड फ्लो, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, है ना बोलो।
इज इट क्लियर? Yes, एंड sir. अर्ली डिसिलिनेशन किसकी Yes, वजह sir. से हो रहा है बताओ? ड्यू टू वागल स्टिमुलेशन। That is वागल not वागल vagus nerve स्टिमुलेशन मतलब stimulation. यूट्रन कंट्रैक्शन हो रहा, नेक बेंडिंग होगा, वागल स्टिमुलेशन होगा, एंड दैट विल लीड टू डिक्रीज इन fetal heart rate, है ना बोलो? सो अर्ली डिसिलिनेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना? दिस इज एब्सोल्युटली हार्मलेस। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है ये दोनों, है ना बोलो? अभी समझ में आया, है ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. आगे सर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथाइल एर्गोनोबाइन मतलब मिथाइल एर्गोमेट्री या मेथर्जिन व्हाटएवर यू से is prescribed for a client to treat postpartum hemorrhage. Before administration of the methyl ergonovine, what is the priority assessment? Postpartum hemorrhage कब बोलते हैं? When the bleeding will be more than 500 mg. I'm sorry, 500 ml. 500 ml 500 ml. in normal Yes, 500 ml in in normal normal vaginal delivery or more normal than 1000 ml in 1000 LSC. ml. ठीक है ना? तब बोलेंगे दिस इज पोस्टपार्टम हेमोरेज। अब यहाँ पे बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिथाइल एर्गोनोवाइन इसका मतलब मिथाइल एर्गोमेट्रिन या मेथर्जिन। व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट? जब तुम मेथर्जिन दे रहे हो तुम्हारा प्रायोरिटी क्या रहेगा? क्या देखना चाहोगे? यूट्राइन टोन, ब्लड प्रेशर, अमाउंट ऑफ लोकी, ब्लड प्रेशर Blood ब्लड Blood pressure. प्रेशर? pressure, sir. क्यों देखना चाहिए बताओ? एर्गोमेट्रिन के साथ क्या प्रॉब्लम है? हाइपरटेंशन Vasoconstriction. मिथाइल नहीं, वासोकंस्ट्रिक्शन डिफरेंट, Vasoconstriction वेरी करता गुड। हाँ, मेथाइल एर्गोनोबाइन क्या कराता है? दिस विल कॉज वासोकंस्ट्रिक्शन, है। वासोकंस्ट्रिक्शन कराता है, एंड इसके वजह से क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सो व्हाट यू हैव भी चोजन राइज इज होगा। ऑप्शन बी, ठीक है ना? डीटीआर किसका चेंज होता है? जब तुम दोगे मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के साथ ये प्रॉब्लम है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स इसका कम हो जाता है, ठीक है ना? डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स इन केस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना? मोस्ट कॉमनली Yes, जो sir. आता है मिथाइल एर्गोनोवाइन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन, इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो है वासोकंस्ट्रिक्शन करा के बीपी बढ़ा देता है। तो हमें ब्लड प्रेशर पहले चेक करा लेना चाहिए। समझ रहे हो क्या? है ना बोलो? Yes, sir. यस वेरी गुड। और ये ब्लड प्रेशर बढ़ता तो है, साथ में प्रॉब्लम क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिस कॉजेस मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंड बाद इन्फेक्शन में क्या करता है? Bronchospasm. ब्रोंकोस्पाज्म, एंड एंड में क्या कर रहे हैं? अगर ज्यादा लेंगे तो गैंग्रीन ऑफ द टो ड्यू टू वासोकंस्ट्रिक्शन, गैंग्रीन होता है तो गैंग्रीन होता है ड्यू टू वासोकंस्ट्रिक्शन। ये सब नो, चलो आगे Yes, बढ़िए। sir. नेक्स्ट आते हैं, फुल टर्म क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर एन इंडक्शन ऑफ लेबर, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज असाइन्ड a Bishop score of 10. Which drug would the nurse anticipate administering to this client? A. Oxytocin 10 units in 500 ml D5W, मतलब जैसे बोलते हैं बेसिकली D5W मतलब क्या? कौन बोलेगा? इजो डीएम। ऑक्सीटोसिन हाँ, मतलब ये बेसिकली 10 यूनिट्स मतलब क्या? 2 एम्पल देना है। ये वाला कौन सा वाला टाइम पे? बिफोर बिफोर द डिलीवरी। टू इंड्यूस लेबर, टू इंड्यूस लेबर हमने क्या किया? ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स दिया, मतलब 2 एम्पल्स, ठीक है ना? एक एम्पल में कितना रहता है? 5 यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल। ये जो वायल आता है सिंटोसिन का, इसमें 1 ml रहता है, 1 ml में 5 इंटरनेशनल यूनिट रहता है। भी आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जेल 0.5 mg, मिसोप्रोस्टल, डायनोप्रोस्टॉन। क्या देना चाहिए बताओ ये वाला केस में? बिशप स्कोर है कितना? 10। व्हाट डू मीन बाय बिशप स्कोर? कौन बोलेगा? बिशप स्कोर टेल्स अबाउट द सर्विक्स, सर्विक्स प्रिपेयर्ड है या नहीं डिलीवरी के लिए, तो वो बिशप स्कोर बोलता है। अगर लेस देन 5 है तो अनफेवरेबल। सिंपल से अगर बात करें, इसका स्कोरिंग सिस्टम अलग है, पर सिंपल ये बात याद रखो, अगर बिशप स्कोर लेस देन 5 है तो हमें सर्विक्स अलाउ नहीं करेगा और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है ना? और तुम अगर शुरू भी कर दोगे ऑक्सीटोसिन वगैरह तो इसमें
प्रॉब्लम होगा कि मतलब डायलेशन नहीं होगा. सो दिस इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर नॉर्मल vaginal delivery. If the Bishop score will be greater than 5, then fine. तुम ऑक्सीटोसिन लगाओ, इमीडिएटली सारा चीज हो जाएगा. ठीक है. If it is less than 5, then you should not go for oxytocin or induction of labor. तो हमें डिसाइड करने के लिए कि हम इंडक्शन ऑफ लेबर जाएंगे या नहीं, बिशप स्कोर इज द गाइडलाइन. तो हमें स्कोरिंग करके देखना है 5 के नीचे है या 5 से ऊपर है. 5 से नीचे है तो यू शुड नॉट एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन और यू शुड नॉट गो फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर. इट इज मोर देन 5, देन ओके, नो प्रॉब्लम. तो क्या करना चाहिए बताओ. क्या मोर देन 5 है क्या, क्या देंगे, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन. ठीक है, Oxygen is वेरी गुड. अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ बिशप स्कोर में क्या है. मॉडिफाइड बिशप स्कोर में सर्वाइकल डायलेशन को लेके स्कोरिंग है, इफास्टमेंट को लेके स्कोरिंग है, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स को लेके है, पोजीशन ऑफ द सर्विक्स एंड स्टेशन. एंड अगर देखोगे इसका जो स्कोरिंग है, इसमें जो टोटल स्कोर कितना होगा, टोटल स्कोर है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 2 और यहाँ पे 3, कितना हो गया, टोटल स्कोर है 30. ठीक है ना. टोटल स्कोर कितना बताओ, 30. इज इट क्लियर, बात समझ रहे हो क्या. तो टोटल स्कोर इज योर 30. तेरा है टोटल स्कोर. ठीक है. और ये तेरा स्कोर टोटल है. हमें क्या देखना, इफ इट इज मोर देन 5 देन इज फेवरेबल, मतलब हम लेबर इंडक्शन करा सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं, मिथाइल एर्गोनोबाइन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद पोस्टपार्टम हेमरेज. पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच को कम कराने के लिए हमने मेथर्जिन दिया. Before administering the medication, the nurse would contact the obstetrician who prescribed the medication if the which condition is documented in the client's medical history. क्या आने पर हमें क्वेश्चन करेंगे कि क्यों तुमने ये मिथाइल एर्गोमेट्रिन दिया, या मिथाइल एर्गोनोबाइन दिया, या मेथर्जिन दिया. ए हाइपोटेंशन, बी हाइपोथायराइडिज्म, सी डायबिटिक मेलिटस, डी पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज. peripheral vascular disease. क्यों, क्या कंडीशन है इसके साथ. मेथर्जिन देने से क्या होता है, वासोकंस्ट्रिक्शन एंड दैट लीड्स टू गैंग्रीन फॉर्मेशन फॉर प्रोलॉन्ग्ड यूज. है ना, बोलो. प्रोलॉन्ग्ड Yes, यूज sir. ऑफ, Yes, sir. याद रखना, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ, ठीक है ना, एर्गोट डेरिवेटिव्स और एर्गोट्स, ठीक है ना, लीड्स टू व्हाट, डिक्रीज ब्लड फ्लो और लीड्स टू वासोकंस्ट्रिक्शन एंड दैट लीड्स टू, जल्दी बताओ क्या होगा, गैंग्रीन ऑफ टो. BP है ना, transfer बोलो. गांग्रीन होगा तो. गैंग्रीन ऑफ टोस. Yes, sir. है ना, गैंग्रीन ऑफ टोस. अगर ऑलरेडी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है लाइक डीवीटी एंड ऑल दैट, सो वी शुड नॉट एडमिनिस्टर. है ना, बोलो. चलो, so this is the correct answer, peripheral vascular disease. Next आते हैं, a full term client is admitted for the induction of labor. When admitted, her cervix is 25/0. The initial goal is cervical ripening prior to labor induction. Which drug will prepare her cervix for induction? ठीक है. Nalbuphine, oxytocin, dinoprostone, betamethasone. डायनोप्रोस्ट डायनोप्रोस्टन. हाँ, तो डायनोप्रोस्टोन क्यों देना चाहिए, डायनोप्रोस्टोन बताओ. सर्विक्स राइपनिंग करेगा. Yes. तो यहाँ पे क्या, the initial goal is cervical ripening prior to labor induction. Which drug will prepare her cervix for induction? यहाँ पे ये नहीं बोला कि तुम्हें क्या कराना है. अच्छा, ऑक्सीटोसिन यहाँ पे क्यों नहीं देना बताओ, कौन बोलेगा. ऑक्सीटोसिन एंड डायनोप्रोस्टोन, यहाँ पे नाल्बुफाइन एंड बेटामेथासोन. बेटामेथासोन क्यों दिया जाता है, ये प्रीटर्म Maturity. लंग मैच्योरिटी के लिए. लंग मैच्योरिटी के लिए दिया जाता है. और ये बेटामेथासोन का कोई काम है क्या सर्विक्स के साथ, No, sir. नो. नहीं. ठीक है ना. और बेटामेथासोन का डोज कितना रहता है बताओ, है ना, बोलो. 12 mg कितना डोज दिया जाता है, 2 डोजेस. 2 डोज. ठीक है ना.
2 डोजेस दिया 24 जाता hour है, gap. 24 इंटरवल आवर्स कितना रहता है 24 आवर का क्या Yes, sir. है ना बोलो 24 24 आवर्स आवर हाँ ठीक है। अब यहाँ पे डेक्सामेथासोन भी दिया जाता है 4 डोज रहता है 6 mg 12 आवरली दिया जाता है ना बोलो। अब यहाँ Yes, पे sir. डायनोप्रोस्टोन मतलब PGE2 PGE2 को दिया जाएगा या फिर ऑक्सीटोसिन। नाल्डोफाइन एक एनाल्जेसिक है, ओपिड एनाल्जेसिक, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है ठीक है। नाल्डोफाइन को यहाँ से हटाओ पहले। बेटामेथासोन का कोई काम नहीं है। हमारे पास दो चीजें है ऑक्सीटोसिन एंड डायनोप्रोस्टोन, क्या देना चाहिए यहाँ पे। सॉबिक्स 25/0 मतलब क्या, कोई भी कुछ भी डायलेशन नहीं हुआ ठीक है ना, जीरो। तो आउट ऑफ 25 मतलब जीरो यहाँ पे सॉबिक्स का एफासमेंट हुआ है। यहाँ पे क्या कराना चाहिए बताओ। तो डायनोप्रोस्टोन देना चाहिए डायनोप्रोस्टोन देगा, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, दिस विल कॉज डायलेशन। in dilation, पर ये डायनोप्रोस्टोन क्या करेगा, दिस विल कॉज राइपनिंग ripening. ठीक है ना। ये सॉफ्ट कराएगा और प्रिपेयर करेगा, उसके बाद डायलेशन कराएगा कौन, ऑक्सीटोसिन। बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आंसर इज डायनोप्रोस्टोन। डायनोप्रोस्टोन पहले देना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है क्या। अभी सॉबिक्स प्रिपेयर हुआ, उसके बाद ऑक्सीटोसिन दो, देन यस सर एवरीथिंग विल बी फाइन ठीक है। अगर पहले ऑक्सीटोसिन दे दिया, सर्वाइकल राइपनिंग नहीं हुआ, सॉबिक्स खुलेगा नहीं, डायलेशन नहीं होगा। तो बेहतर पहले क्या करो, डायनोप्रोस्टोन, उसके बाद ऑक्सीटोसिन देना है। इज इट क्लियर, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलो यस आगे सर बढ़ो, नेक्स्ट आते हैं। A client is induced with oxytocin. The fetal heart rate is showing accelerations lasting 15 seconds. इसका मतलब क्या समझ रहे हो ना, यहाँ पे डिसिलरेशन नहीं हो रहा, fetal heart rate is showing accelerations मतलब बढ़ रहा है, Yes, sir. बेसलाइन से बढ़ रहा है कितना, जो कि 15 सेकंड के लिए रुक रहता है, एंड एक्सीडिंग द बेसलाइन विद fetal मूवमेंट। मतलब fetal हार्ट रेट बढ़ रहा है और रहता है 15 सेकंड तक बढ़ के, साथ में जब ये हो रहा है काम, वहां पे फीटल मूवमेंट भी चल रहा है। व्हाट एक्शन एसोसिएटेड विथ दिस फाइंडिंग शुड द नर्स टेक। They turn the client to her left side. They administer oxygen via face mask at 10 to 12 liter per minute. She notify the healthcare provider of the situation. They document fetal well-being. Document fetal well-being. यहाँ पे you should remember there is a rule of 50. Rule of 15. What do you mean by rule of 15? Rule of 15 मतलब क्या? कब हमें पता चलेगा कि fetal well-being है? तो हमें कब पता चलेगा? You have to look for fetal heart rate. Fetal heart rate every 15 minutes. ठीक है? Every 50 minutes. 15 minutes जब ऑक्सीटोसिन या फिर मेथर्जिन कुछ भी चल रहा है, तुम्हें fetal heart rate को कितने टाइम में देखना है? Every 15 minutes देखना पड़ेगा। नंबर 1। सेकेंड रूल ऑफ 15 में क्या आ रहा है? इट इज योर मोर देन 15 सेकेंड्स तक फीटल हार्ट रेट क्या होना चाहिए? एक्सीलरेट होके रहना चाहिए ठीक है ना। फीटल हार्ट रेट टेम्परेचर एक्सीलरेशन मोर देन 15 सेकेंड्स ठीक है ना। और कितना बढ़ना चाहिए? तो फीटल हार्ट रेट will exceed, should exceed by 15 beats per minute from baseline. बेसलाइन से कितना बढ़ना चाहिए? 15 बीट्स पर मिनट। जहां पे डिसिलरेशन में हम क्या देख रहे थे? दैट शुड डिक्रीज बाय 40 बीट्स पर मिनट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इट शुड इंक्रीज बाय 15 बीट्स पर मिनट फ्रॉम बेसलाइन। इज इट क्लियर? बात समझ रहे हो क्या? बात समझ रहे हो क्या? 40 यस सर अगर कम हो रहा तो बोल रहे हैं डिसिलरेशन, 15 अगर बढ़ रहा है तो बोलेंगे एक्सीलरेशन। बात समझ रहे हो क्या? बात समझ रहे हो क्या? यस तो सर व्हाट इज द रूल ऑफ Yes, 50? sir. हर बार हम जब भी ऑक्सीटोसिन या मेथर्जिन चल रहा है तो फीटल हार्ट रेट को कितना टाइम में देखेंगे? हर 15 मिनट में देखेंगे। फीटल हार्ट रेट जो है एक्सीलरेट होके कितना रहना चाहिए? मोर देन 15 सेकेंड्स। बोलो, बात समझ रहे हो क्या?
Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, fetal heart rate कितना एक्सीड होना चाहिए? मोर देन 15 beats per 15 minute. beats per minute. ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ 15. यू शुड रिमेंबर दिस. ठीक है, रूल ऑफ 15. तो अभी क्या हुआ, अगर ये सारी चीजें हैं तो फिटस बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो आंसर इज ऑप्शन डी. बात समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं. A multi gravida client at 39 weeks of gestation diagnosed with insulin dependent diabetes is admitted for the induction of labor with oxytocin. 39 weeks का gestation है, इससे क्या हुआ है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस. ठीक है. Which of the following should the nurse include in the teaching plan as possible disadvantages of this procedure? जब ऑक्सीटोसिन लगाएंगे इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? A urinary frequency, B maternal hypoglycemia, C preterm birth, D neonatal jaundice. क्या हटाएंगे पहले यहाँ पे बताओ. 39 weeks of Preterm gestation birth. है. देखो 39 weeks of gestation, Preterm क्या ये birth. प्रीटर्म बर्थ हो Preterm birth सकता है? बताएंगे. और प्रीटर्म बर्थ हो सकता है क्या? नहीं होगा. No, नहीं, sir. तो No, sir. ठीक है. अब यहाँ पे अगर ऑक्सीटोसिन देंगे, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, क्या डिसएडवांटेजेस होगा? Which of the following should the nurse include in the teaching plan as a No. possible disadvantages of the procedure regarding urinary frequency, maternal hypoglycemia and neonatal jaundice? अगर ऑक्सीटोसिन देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? Maternal hypoglycemia. No. So the answer is surprisingly the neonatal jaundice. Neonatal jaundice. Reason is that जब हम ऑक्सीटोसिन देते हैं तो क्या होता है, ये मतलब बच्चे का क्या करेगा ना, ऑक्सीटोसिन के साथ ये यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है. और मोस्ट कॉमनली जब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नियोनाटल जॉन्डिस हो. मतलब आगे जाके क्या होता है ना, ये बच्चे का लीवर से पूरा निकाल देता है बिलिरुबिन को. तो इसलिए नियोनाटल जॉन्डिस होने का पॉसिबिलिटी है इन केस ऑफ द डायबिटिक मेलिटस. जेडीएम वाला केस में नियोनाटल जॉन्डिस होने का पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए ये वाला होने का पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. लेकिन मैटरनल हाइपोग्लाइसेमिया विल नॉट बी इन केस ऑफ दिस. ऑक्सीटोसिन के वजह से मैटरनल हाइपोग्लाइसेमिया एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी दिस आर नॉट गोइंग टू बी रिलेटेड. ठीक है. अगर तुम सोच रहे हो कि ऑक्सीटोसिन देने के बाद क्या होगा, देयर इज इंक्रीज्ड, जल्दी बताओ. वाटर इंटॉक्सिकेशन है ना. Yes, sir. वाटर Intoxication. इंटॉक्सिकेशन के साथ तुम सोच रहे होगे कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि Yes, sir. एंटीडायबिटिक इफेक्ट है ऑक्सीटोसिन का. लेकिन ये वाला बात यहाँ पे आंसर नहीं है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के साथ मत जाना. ठीक है ना. द आंसर इज न्यूनाटल जॉन्डिस. आंसर इज न्यूनाटल जॉन्डिस. यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के साथ हम जाएंगे क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन का एंटीडायबिटिक इफेक्ट है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कम होगा, बट दिस इज नॉट द आंसर. ठीक है. आंसर इज नियोनाटल जॉन्डिस. आगे टीचिंग प्लान में ये हमें रखना चाहिए, पॉसिबल डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोसीड्यूर. ठीक है. क्या होगा, ये बच्चे को इतना मतलब ऑक्सीटोसिन देने से क्या होगा, बच्चे का पूरा ये क्या करेगा, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज्यादा करेगा. इसके वजह से ज्यादा फिटल आरबीसी डैमेज होंगे, और आगे जाके बच्चा जब डिलीवरी होके बाहर आएगा तब जाके नियोनाटल जॉन्डिस हो सकता है. बात समझ रहे हो ना. सो दिस इज व्हाट द रीजन. So you have to keep it in the teaching plan कि neonatal jaundice possibility है. Which of the following nursing diagnosis would be the priority for a multi-gravida diabetic client at 38 weeks of gestation who is scheduled for a labor induction with oxytocin? क्या है यहाँ पे कौन सा वाला नर्सिंग डायग्नोसिस तुम रखोगे as priority, जहां पर एक मल्टीग्राविडा डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटिक मदर है जो कि 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है, और उसको शेड्यूल किया गया है लेबर इंडक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन देके. तो हमारे पास कौन सा वाला प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा? ए, रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन with pain related to prolonged labor and uterine ischemia, fear related to possible need of cesarean delivery, the risk of injury maternal and fetal related to potential uterine hyperstimulation. क्या होना चाहिए? Option D.
ऑप्शन डी। हाँ, जब ऑक्सीटोसिन देंगे तो हाइपर स्टिमुलेशन होने का पॉसिबिलिटी है, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, एंड दैट माइट लीड टू द मैटरनल फीटल इंजरी होने का रिस्क है। ये रिस्क है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए को अगर देखोगे ना, ये गलत है। क्यों बताओ? डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम तो नहीं होता, पर यहाँ पे वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है। यस सर। वाटर और इंटॉक्सिकेशन होता है। पेन related to prolonged labor? No. We are trying to reduce the duration of labor by giving oxytocin. है ना? बोलो, बात समझ रहे हो ना? प्रोलॉन्ग लेबर नहीं होता ये वाला केस में। प्रोलॉन्ग कब बोलेंगे? when it will last more than 18 hours combiningly first stage and second stage। अगर बोले 18 आवर्स। combiningly अगर more than 18 hours रहा तो बोलेंगे प्रोलॉन्ग लेबर। बट यहाँ पे ऑक्सीटोसिन देके हम क्या करना चाहते हैं? we want to reduce the duration। तो यहाँ पे कभी भी ऑक्सीटोसिन will not cause prolonged labor। so B is absolutely wrong। C, fear related to possible need of cesarean delivery। क्यों? क्यों भाई इसमें क्यों डर है? एक तो मल्टीग्राविडा है, ठीक है ना, एंड देयर इज मोर चांसेस ऑफ हैविंग नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन इंडक्शन देने के बाद फिर क्यों होना ये वाला? अगर शेड्यूल किया गया है फॉर लेबर इंडक्शन, इसका मतलब प्रेजेंटेशन ठीक रहा होगा, हर चीज ठीक रहा होगा, तो इसलिए तो हम क्या ऑक्सीटोसिन चूज किए हैं। अदरवाइज अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ होता तो फिर हम क्या करते? एलएसएस के लिए प्लान करते, है ना? बोलो, यहाँ पे fear related to possible need of cesarean section is not going to be the answer because somebody has already, मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो तो देखा होगा, देखने के बाद लिवर इंडक्शन के लिए उसको रखा होगा, है ना? बोलो, ये तो शेड्यूल किया गया है, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड वगैरह देख के प्रेजेंटेशन एवरीथिंग इज फाइन, देन she or he might have gone for liver induction with oxytocin। so we are not going to think of option C now, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी ही पॉसिबल है। रिस्क फॉर इंजरी मैटरनल और fetal related to potential uterine hyperstimulation, ये इंजरी होने का पॉसिबिलिटी है दोनों को। so you should go with option D, है ना? बोलो, यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। है, मल्टीग्राविडा क्लाइंट इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन, इसका मतलब थोड़ा ऑगमेंटेशन मतलब क्या? जहां पर मदर का थोड़ा बहुत कंट्रैक्शन हो रहा है, वही कंट्रैक्शन है। ऑगमेंट करना मतलब थोड़ा सा सपोर्ट देना। ऑक्सीटोसिन देने से और थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा कंट्रैक्शन होगा, दैट्स कॉल्ड ऑगमेंटेशन। When this client cervix is dilated to 6 centimeter, her membrane ruptures spontaneously। मतलब ये देखो क्या कंडीशन है, मल्टीग्राविडा क्लाइंट है, ऑक्सीटोसिन चल रहा है, ठीक है ना। when the client cervix is dilated to 6 centimeter, जब cervix dilate होकर 6 सेंटीमीटर हुआ, spontaneously membrane क्या हुआ? रप्चर हो गया। और यहाँ पे ये मिला हमें कि मेकोनियम स्टेंड amniotic fluid है। जब रप्चर होके बाहर आया फ्लूइड, हमने देखा कि मेकोनियम स्टेंड amniotic fluid है। which of the following actions should the nurse do first? A, increase the rate of oxytocin infusion। B, turn the client to knee chest position। C, assess cervical dilation and effacement। D, monitor fetal heart rate continuously। मॉनिटर फिटल मॉनिटर फिटल हार्ट रेट, क्यों देखना चाहिए भाई? क्योंकि मेकोनियम मेकोनियम स्टेन हुआ है। यस, Fetal मेकोनियम distress स्टेंड amniotic fluid है, तो देयर इज अ चांस की मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो। एमएस मतलब मेकोनियम स्टेंड ये amniotic, फिटल डिस्ट्रेस कराता है। हाँ हाँ, ठीक है ना। मेकोनियम स्टेंड amniotic fluid अगर है तो दिस लीड्स टू व्हाट? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, है ना? बोलो, और एस्पिरेशन सिंड्रोम में क्या होता है? फिटल डिस्ट्रेस, ठीक है। तो हमें पहले देखना क्या? फिटल हार्ट रेट को देखना चाहिए, दिस इज आवर फर्स्ट एंड प्रायोरिटी, ठीक है ना। सर्वाइकल डायलेशन इफास्टमेंट अभी देखना कोई मतलब नहीं बनता, हमें क्या देखना? पहले फिटस ठीक है या नहीं। अगर देखें नीचे पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, कब देना है? अगर प्रोलैप्स्ड कॉर्ड है, ठीक है ना। ये वाला केस में क्या देना चाहिए? कौन सा वाला केस में? प्रोलैप्स्ड कॉर्ड अगर है। प्रोलैप्स्ड कॉर्ड देने से क्या होता है? नी चेस्ट वाला पोजीशन में कॉर्ड के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन ये वाला केस में जब मतलब स्पॉन्टेनियसली amniotic fluid मतलब बाहर आ गया हो और मेकोनियम स्टेंड हो, तो क्या पोजीशन देना चाहिए? लेफ्ट लेटरल, ठीक है ना, लेफ्ट लेटरल देना चाहिए, सो दैट द बेबी विल गेट सम अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो थोड़ा सा मिल जाएगा अगर ये पोजीशन देंगे। नीचे पोजीशन इज नॉट राइट फॉर नाउ। इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, इंक्रीज कराएंगे और भी ज्यादा डिस्ट्रेस होगा, फिटल डिस्ट्रेस, है ना? बोलो, तो नहीं, ठीक है ना। ये तीनों यहाँ पे नहीं है, आंसर इज ऑप्शन डी, यू हैव टू गो थ्रू
द फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। During the first hour after delivery, the assessment of a multi-parous client who delivered a neonate weighing 4,593 ग्राम, मतलब मान के चलो 4.6 kg का एक बच्चा neonate में डिलीवरी हुआ। ठीक है, by the cesarean delivery reveals a soft fundus with excessive lochia rubra। लोकिया रोबरा मतलब क्या, कौन सा वाला कलर का होता है, रेड कलर का, जो कि रेड इमीडिएटली कलर। होता है। रेड ठीक है कलर। ना, यस। तो एक्सेसिव लोकिया रोबरा है, बच्चा का वेट है कितना, 4.5 केजी, मतलब ये मैक्रोजोमिया बच्चा है ना, बोलो। द नर्स शुड इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर। क्या प्लान ऑफ केयर रखेंगे, सॉफ्ट फंडस है, एक्सेसिव लोकिया रोबरा है, बच्चे का वेट है कितना, 4.6 केजी, सिजेरियन डिलीवरी हुआ है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे भाई, पहला प्लान ऑफ केयर हमारा क्या होगा, ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आईवी ऑक्सीटोसिन, बी प्लेसमेंट ऑफ द क्लाइंट इन साइडलाइन पोजीशन, सी राइगरस फंडल मसाज, रिगोरस आई मीन रिगोरस या विगोरस बोल सकते हैं, यहाँ पे विगोरस मतलब बहुत ज्यादा जोर से, विगोरस फंडल मसाज एवरी 5 मिनट्स, डी प्रिपरेशन ऑफ एन इमरजेंसी हिस्टेरो माइमेक्टोमी। क्या करेंगे ऑप्शन बताओ, सी। ऑक्सीटोसिन इंट्रावेनस। क्यों देंगे, एक्सेसिव लोकिया रोबरा मतलब क्या, ऑप्शन सी। दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पीपीएच, है ना, बोलो, क्योंकि रेड कलर का सिक्रेशन मतलब ज्यादा एक्सेसिव जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी की देयर इज अ पीपीएच, है ना, बोलो। हम ये सोचेंगे पीपीएच वाला केस में क्या हम फंडल मसाज कराएंगे एंड दैट टू बी विगरस, अगर ज्यादा जोर से दबा के करेंगे, मसाज करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा ब्लीडिंग होगा। नो। ठीक है ना, एंड विगोरस नहीं होता, फंडल मसाज क्या होगा, जेंटल फंडल मसाज पॉसिबिलिटी है, जेंटल फंडल मसाज करने से क्या होगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है, बट नॉट विगोरस, ज्यादा जोर से दबा के नहीं करते, एंड दिस इज मोर ऑफ दिस विल कॉज द पेन एज वेल एज इंक्रीज हेमरेज, है ना, बोलो, ज्यादा हेमरेज होगा, साथ में क्या होगा, ज्यादा ब्लीडिंग होगा, साथ में क्या होगा, पेनफुल होगा, सो दिस शुड नॉट बी डन। बी देखते हैं, प्लेसमेंट ऑफ द क्लाइंट इन सैडलिंग पोजीशन, यस दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, बट अभी के लिए नहीं, मतलब डिलीवरी हो गया है बच्चा, उसके बाद हमने क्या देखना, ये फंडस सॉफ्ट है, इसका मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ एटोनिक यूट्रस, अगर एटोनिक नहीं होता तो सॉफ्ट नहीं होता, सॉफ्ट फंडस मतलब क्या, दिस इज एटोनिक मतलब कंट्रैक्शन नहीं हुआ, एटोनिक यूट्रस, तो हमें क्या करना, यूट्रस को कंट्रैक्ट कराना है, तो क्या कराएंगे, एटोनिक है, तो क्या देंगे, आईवी ऑक्सीटोसिन। बात समझ रहे हो क्या, सो आंसर इज ऑप्शन है आईवी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन देंगे। अगर काम नहीं किया तो क्या करेंगे, उसके बाद मतलब बहुत सारे मेथोडजिन दे सकते हैं, है ना, बोलो, और क्या दे सकते हैं, ट्रानेक्सिमिक एसिड दे सकते हैं, यूट्राइन पैकिंग दे सकते हैं, बकरी बेलून टैम्पोनेट दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एंड में, सबसे एंड में आते हैं क्या, हम यूट्राइन आर्टरी का मतलब क्या कर सकते हैं, लाइगेशन कर सकते हैं, सबसे एंड में आता है हिस्टेरोमाइमेक्टोमी। अभी के लिए क्यों कराएंगे भाई, ऑप्शन डी, अभी के लिए नहीं तो, है ना, बोलो, अभी के लिए इमीडिएटली कराएंगे क्या, नहीं कराएंगे, बस समझ लो। सो इट इज द लास्ट रिसोर्ट, जब ब्लीडिंग बंद नहीं होता है सारे करने के बाद, उसके बाद आते हैं एंड में यूट्रस को रिमूव कराने के लिए, अभी के लिए क्या, ऑक्सीटोसिन, उसके बाद मेथर्जिन, ट्रानेक्सिमिक एसिड चलेगा, ठीक है, उसके बाद और क्या चलेगा, मिसोप्रोस्टोल दिया जा सकता है, उसके बाद और क्या दे सकते हैं, जल्दी बताओ, और क्या दे सकते हैं, यूट्रेन पैकिंग, फंडल मसाज कर सकते हैं, यूट्रेन पैकिंग दिया जा सकता है, बकरी बेलून टैम्पोनेट दिया जा सकता है या बोलो, और क्या दे सकते हैं बताओ। अगर देखेंगे, अगर कुछ ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पीओसी अगर है अंदर, तो क्या करा देंगे, हम मैनुअल एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं, मतलब मैनुअली क्या करा सकते हैं, सारे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एवाक्यूएट करा सकते हैं, और क्या करा सकते हैं, डायरेक्टली बाई मैनुअल कंप्रेशन करा सकते हैं, है ना, बोलो, बाई मैनुअल कंप्रेशन याद है क्या किसी को, बाई मैनुअल कंप्रेशन याद है क्या, नहीं बताओ, बाई मैनुअल, हमें ऑडिबल, यस सर। बाई यस सर। मैनुअल कंप्रेशन करा सकते हैं, बकरी बेलून टैम्पोनेट लगा सकते हैं, सो एंड में आते हैं क्या, सबसे एंड में हिस्टेरोमाइमेक्टोमी, मैंने पीपीएच वाला क्लास में बताया हुआ था, और ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना, ऑक्सीटोसिन,
ठीक है, अभी के लिए ये पूरा लास्ट रिसोर्ट है, अभी के लिए तो ये बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करा। चलते आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिशियन orders oxytocin to be added to the IV fluids for a 30-year-old multigravida client at 37 weeks gestation with twins after vaginal delivery। इसका मतलब क्या हो, प्रिस्क्राइब किया गया है ऑक्सीटोसिन को, जिसको देना है आईवी फ्लूइड के साथ देना है, और किसको देना, 30 इयर्स का है एक मल्टीग्राविडा वुमेन, और जेस्टेशनल एज है 37 वीक्स, gestational age is 37 weeks with a twins after vaginal delivery। ठीक है, gestational age with twins मतलब इसके अंदर 2 बच्चे हैं, ठीक है, आफ्टर vaginal delivery ऑक्सीटोसिन प्लान किया गया है। The nurse should administer the oxytocin after delivery of which of the following। 2 बच्चे हैं, तो क्या डिलीवरी होने के बाद हम ऑक्सीटोसिन को देंगे, ए फर्स्ट प्लेसेंटा फर्स्ट ट्वीन, सेकंड प्लेसेंटा सेकंड ट्वीन। मतलब 2 बच्चे हैं, 2 प्लेसेंटा है, कब हमें ऑक्सीटोसिन को देना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। मतलब आफ्टर वाजिनल डिलीवरी, मतलब डिलीवरी होने के बाद देंगे, मतलब कब देंगे। पहले क्या आएगा, एक बच्चा आएगा, उसके बाद प्लेसेंटा, दूसरा बच्चा, उसके बाद प्लेसेंटा, तो कब देंगे बताओ। फर्स्ट प्लेसेंटा लास्ट में देंगे। जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कब देंगे। 2 बच्चा और 2 प्लेसेंटा आने के बाद देंगे। तो क्या देंगे, तो पहले क्या आएगा, एक फिटस आएगा, उसके बाद फर्स्ट प्लेसेंटा, है ना, बोलो, उसके बाद सेकंड फिटस, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड प्लेसेंटा, है ना, Second placenta. उसके बाद क्या देंगे Yes, ऑक्सीटोसिन। sir. आंसर क्या हो जाएगा बताओ। Second ऑप्शन सी आफ्टर द सेकंड प्लेसेंटा, है ना, बोलो। Option C. दिस इज मोरोवर वी कैन से डाइकोरियनिक, डाइअम्नियोटिक। डाइकोरियनिक मतलब क्या, 2 प्लेसेंटा, डाइअम्नियोटिक मतलब क्या, 2 अम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी देखो, यूट्रस ऐसा है, जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है तो कभी कभी क्या होता है, एक प्लेसेंटा है, मोनोकोरियनिक डाइअम्नियोटिक मतलब ट्विंस होते हैं, मतलब एक ही प्लेसेंटा होगा और 2 बच्चे होंगे, ठीक है ना, इनका अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे आया होगा, इधर एक इधर एक। कभी कभी क्या होता है, जब डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं तो 2 प्लेसेंटा होता है, एक बच्चा यहाँ पर और ये वाला प्लेसेंटा अलग, एक बच्चा इधर, ठीक है ना। ये वाला केस में मतलब मोरोवर ये मतलब जो बी वाला केस है ना, जहाँ पर प्लेसेंटा एंड बेबी 2 अलग अलग बढ़ रहे हैं, वो वाला केस में हमें क्या करना, एक बच्चा प्लेसेंटा मतलब सारे निकलने के बाद ही हम ऑक्सीटोसिन को देंगे टू प्रिवेंट पीपीए। नेक्स्ट आते हैं, 4 days आफ्टर ए वाजिनल डिलीवरी। वाजिनल डिलीवरी हुआ 4 दिन के बाद, द क्लाइंट विजिट्स द क्लिनिक कंप्लेनिंग एक्सेसिव लोकिया रूब्रा विद क्लॉट्स। ठीक है, तो वो कंप्लेन कर रहा है, बहुत ज्यादा लोकिया रूब्रा आ रहा है, क्लॉट्स आ रहा है। द फिजिशियन ऑर्डर्स मिथाइल एर्गोनोबाइन या मेथर्जीन 0.2 mg IM दिया जाना है। Before administering this drug, the nurse would assess what blood pressure, pulse rate, breath sounds, bowel sounds। क्या देखना है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। ब्लड क्यों, प्रेशर। मेथर्जीन का साइड इफेक्ट क्या है, दिस विल कॉज vasoconstriction, Constriction. vasoconstriction and that Okay, that right. leads to increased blood pressure, so we need to check blood Increase. pressure before administering metherzine। Next topic, next question है, a primigravida client at 39 weeks of gestation is admitted to the hospital for induction of labor। The physician has ordered prostaglandin E2 gel या dinoproston for the client before administering prostaglandin E2 gel to the client, which of the following should the nurse do first। मतलब लेबर इंडक्शन के लिए पेशेंट एडमिट हुआ है और इसको एडमिनिस्टर करने के लिए दिया गया प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या डायनोप्रोस्टोन दिया गया। इसको देने से पहले हमें क्या देखना, पहले क्या करना चाहिए, ए असेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन, बी प्लेस द क्लाइंट इन ए साइडलाइन पोजीशन, सी डिटरमाइन वेदर द मेम्ब्रेन्स have ruptured, डी प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एन amniotomy।
सिंपल सा है, सिंपल सा है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला चीज है नहीं। मैंने क्या बोला था, शुरू से ही बोला था मैंने, क्लासिफिकेशन ऑक्सीटोसिस का, इसमें 3 चीज आता है क्या, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा क्या था बताओ, एर्गोट डेरिवेटिव, और तीसरा क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अंदर क्या था, PGE1 PGE1 एंड Reciprocity and reciprocity. PGE2। अभी ऑक्सीटोसिस का मतलब क्या, ऑक्सीटोसिस का मतलब है वो ड्रग्स हैं जो यूट्राइन कंट्रैक्शन कराते हैं। इसका मतलब ऑक्सीटोसिन, एर्गोट डेरिवेटिव्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे क्या करा सकते हैं, यूट्राइन कंट्रैक्शन करा सकते हैं, है ना, बोलो। So these are all Yes, sir. यूट्रोटोनिक्स ड्रग्स या ऑक्सीटोसिस। तो हमें क्या देखना पहले, अगर हमने मान के चलते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शन जोर जोर से हो रहा और हमने दे दिया प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या डायनाप्रोस्टॉन दे दिया, और ये क्या करेगा, और ज्यादा यूट्राइन कंट्रैक्शन कराएगा, है ना, बोलो, देयर विल बी हाइपर स्टिमुलेशन। Sir, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। A. तो हमें देखना प्रोस्टाग्लैंडिन E2 देने से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो हमें पहले देख लेना चाहिए, है ना, बोलो, कंट्रैक्शन पहले देखना चाहिए कि कितना हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा तो नहीं देंगे, है ना, बोलो, बात समझ रहे हो क्या, Yes, sir. विदाउट, है ना, बोलो। No, sir. चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नहीं चलेंगे, खत्म हो गया। और बाकी जो ऑक्सीटोसिस का क्वेश्चंस था, आई थिंक सो कि 40 के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो क्लास में मैंने बताया हुआ था, दिस आर द एडिशनल क्वेश्चंस, आई थिंक सो कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग ऑक्सीटोसिस एंड एवरीथिंग, प्लीज मतलब मुझे भेजो, क्वेश्चंस भेजो, कोई डाउट है डाउट भेजो व्हाट्सएप में। और नेक्स्ट क्लास क्या कराएंगे बताओ, कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें चाहिए बताओ, अभी ओबीसी तो खत्म हुआ, और कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें चाहिए, Fundamentals. नर्सिंग फाउंडेशन, ओके फाइन, नेक्स्ट क्लास हम नर्सिंग फाउंडेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। Yes, sir. आई विल गिव यू द टॉपिक्स, और टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ के आना है, ठीक है, बंद करो। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, sir.